चलो हम पढ़ रहे मुद्रा एवं बैंकिंग। ये तो पढ़ रहे बैंकिंग, ये पढ़ रहे क्या? तो हम बैंक के बारे में पढ़ रहे थे, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। जो बैंक थे हम, एक तो हमारे कॉमर्शियल बैंक हो, और जब भी मैं बैंक के नाम लूँ ना तो समझ जाना कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। और वो भी ऐसे वैसे बैंक नहीं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इसका मतलब वाणिज्यिक बैंक की बात कर रहे हैं हम। और वाणिज्यिक बैंक क्या हो ये भी बात तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पहले समझा चुका। वाणिज्यिक बैंक वही हो जो आरबीआई एक्ट की अनुसूची जो आरबीआई एक्ट 1934 का उसकी अनुसूची 2 में शामिल है, शेड्यूल 2 में शामिल है, उन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बोल रहे हो। 5 का नाम बताया था बेटा तुम्हें, ठीक। तो वाणिज्यिक बैंक, भारत के अंदर जितने बैंक है ना अधिकांश वाणिज्यिक बैंक। दूसरे नंबर पर मैं भी ये भी चीज डिस्कस कर चुका, आजकल एक बहुत तेजी के साथ डेवलप हो रहे जो बैंक, ये उसे बोलते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक जिसे बोलते हैं पेमेंट बैंक, बहुत तेजी के साथ विकसित हो रहे, इसे हम भुगतान बैंक बोलते हैं। इसे पेपर में सवाल पूछा जा चुका, भुगतान बैंक, भुगतान बैंक आया समझ में? जो वाणिज्यिक बैंक, तो बैंक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? बैंक पहले नंबर पर वो जमा स्वीकार करता हो, दूसरा वो लोन ऋण देता हो। पहले जमा स्वीकार करता हो और दूसरे नंबर पर ऋण देता हो। अगर वो जमा स्वीकार नहीं करता होगा और ऋण नहीं देता होगा तो बैंक नहीं कहलाने का। बैंक, किसी भी बैंक को बैंक कहने की 2 शर्तें होनी चाहिए। बैंक के 2 कार्य हो, एक प्राथमिक कार्य, एक द्वितीय कार्य। किसी जमाने में बैंक ना सिर्फ 2 ही काम करते थे, ऋण देते, धन जमा करवाते थे और ऋण देते थे। आज बैंक 200 काम करते हैं। बैंकों के काम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बैंकों के काम, जब किसी जमाने में बैंक 2 काम करते थे, जब हम बैंक जाया करते थे तो बैंक कोई घूमने की जगह नहीं है, आया समझ में? कभी तुम बैंक जाया करते थे, तुम भी बैंक में चलते चढ़ लिए, समझ में? बैंक में खाता होना चाहिए, हाथ में रोकड़ा होना चाहिए, समझ नहीं बात है? बैंक वाले जब भी पसंद करते हैं, फालतू में भीड़ नहीं इकट्ठी करते, समझ में आया बात है? ठीक। तो किसी भी बैंक के लिए जरूरी हो कि अधिकांश लोग उसके अंदर आओ, पैसे जमा करो और वो अधिक से अधिक लोन बांटता, किसी भी बैंक के लिए प्रॉपर। बैंकिंग एक प्रकार का बिजनेस है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक जिसे बोलते हैं, तो बैंक जो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, जो औपचारिक वित्त क्षेत्र हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, वाणिज्यिक बैंक जिसे बोलते थे, कोई वाणिज्यिक बैंक। दूसरे नंबर पर भुगतान बैंक। अच्छा, वाणिज्यिक बैंक कौन से हो? जो भी बैंक है ना हमारा वाणिज्यिक बैंक, से बैंक को बोलेंगे जो हमारा जमा स्वीकार करता होगा, डिपॉजिट करता होगा पैसों को। दूसरे नंबर पर लोन प्रोवाइड करवाता होगा, देता होगा किसी को लोन, आया समझ? किसी को भी लोन दे सकता है, किसी संस्था को, व्यक्ति को, ऐरे को, गहरे को, रामपाल को, जिसे भी जिसका दे दो लोन, समझ में आई बात? डरना नहीं बिल्कुल भी। दूसरा, बैंक में आके जमा कर दो, वो वाणिज्यिक बैंक कहलाएगा। भुगतान बैंक ना, उन्हें भी बैंकों का दर्जा नहीं मिला, लेकिन ये ना जमा तो स्वीकार, ये जो भुगतान बैंक, ये क्या कर रहे हैं? ये जब ये लोन, ये क्या कर रहे हैं भुगतान बैंक, ये पेमेंट तो गेटवे प्रकार का, ये छटपटा रहे ताकि लोन दे देंगे, लोन नहीं दे सकते, लोन देने का परमिशन नहीं दिया गया ना भुगतान बैंकों को, आया समझ? अभी रिपोर्ट आ रहा था ना, देंगे 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 देंगे, लेकिन नहीं। क्रेडिट कार्ड जारी करने की परमिशन नहीं है ना, डेबिट कार्ड जारी करने की परमिशन नहीं है उन वाणिज्यिक बैंकों को। ये मैंने पहले पिछली क्लासों में सारे पढ़ा चुका मैं, एक भी सबसे पहले दूसरा क्लास इसकी चीज का था मैंने, भुगतान जो बैंक है। लेकिन भुगतान बैंकों का जो कंपटीशन है ना कॉमर्शियल बैंकों के साथ, वाणिज्यिक बैंकों के साथ, आया समझ में? तो मैंने कहा कि जो वाणिज्यिक बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक वे बैंक हो, ध्यान से, जिन्हों जमा स्वीकार करते हो, जिसकी प्राथमिक कार्य, प्राइमरी कार्य क्या हो? प्राथमिक कार्य यही होगा, पहला काम यही होगा किसी बैंक का, जमा स्वीकार करता होगा, दूसरे नंबर पर लोन देता होगा। लोन को कहते हैं हिंदी में ऋण, ऋण देता होगा। पहले नंबर पर जमा स्वीकार करता होगा, दूसरे नंबर पर ऋण देता होगा। इसकी क्या, इनकी दिक्कत क्या है? ये जमा तो स्वीकार कर ले, जैसे पेटीएम होगा जमा तो स्वीकार कर लिया सुना, लेकिन लोन नहीं दे सकता हो, यह समस्या फंसी। इसलिए बैंक नहीं कहलाने का कभी भी, इसे बैंक का दर्जा नहीं मिलने का, ये दूर दूर तक ताकता रहेगा। ये कभी सोच रहा है जिस दिन इसे बैंक का दर्जा मिलेगा उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आज समझ, भारत ये छटपटाते रहते हैं, मैंने तुम्हें पहले समझा चुका। जैसे इनके बहुत सारे नाम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, फलाना ढिमका, भीम ऐप, सीम ऐप, जोन से भी ऐप, हर दिन इनकी संख्या लगातार तेजी के साथ बढ़ती जा रही और इनका मुकाबला वाणिज्यिक बैंकों के साथ। लेकिन वाणिज्यिक बैंक भी बहुत तेजी निकले, यूं कह रहे तुम पेटीएम क्यों डाउनलोड करो, तुम जब हमारे पीएनबी में खाता खुलवा रखा है, पीएनबी का हमारा ऐप नहीं है क्या? पीएनबी पूरे भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक, दूसरे नंबर का 40-45 लाख करोड़ की, 14-15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी, 14-15 लाख करोड़ की संपत्ति। भारत की जीडीपी में इतना योगदान है, देख लो उसका 15% के आसपास का योगदान होगा उसका, अगर काउंटिंग कर ले जा तो। इतना बड़ा पीएनबी बैंक ही हो, जब तो नीरव मोदी उसके 13-14 हजार करोड़ रुपए लेके बैंक, फर्क नहीं पड़ा। बहुत बड़ा बैंक, बहुत बहुत बड़ा। लेकिन जो ना पीएनबी बैंक वो खतरे में भी है। अब तुम्हें पता लगा कौन सा बैंक खतरे में, समझ में आ बात? या पेमेंट बैंक, इनका मुकाबला वाणिज्यिक बैंकों के साथ। और ये ना धीरे धीरे जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, ये सारी किताबों में से इतना लिखा हुआ आपने, सब डाटा पढ़ो,
वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित माने दूर दूर तक यूपीएससी का कोई निशान आता नहीं है। जब सवाल देखोगे ऐसी तैसी हो जा, लिंक करके कहीं और घुसना पड़, अब पता लगा तुम्हें कहाँ घुसना पड़। अब मेरा नाम तो तुम्हें पूरा इतना गहराई से मैं तुम्हें समझा दूंगा कि तुम भविष्य में कोई सवाल बच ही नहीं सकता। जो बनेगा ना भविष्य में बनेगा वो मेरे वीडियो तो भी आ जाएगा आराम से, उसका उत्तर बस ध्यान तो देख लियो। मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, तो जो वाणिज्यिक बैंक होंगे ना, वाणिज्यिक बैंक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होंगे। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का मुकाबला आजकल भुगतान बैंक तक, पेमेंट बैंक तक, ये पेमेंट बैंक तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये एक प्रकार का गेटवे हो, आया समझ में, ये ना जिसे कहते हैं पैसे पे करने का एक माध्यम नाम ही रखा है पेमेंट बैंक। तीसरे नंबर पर एक और प्रणाली विकसित हुई तीसरे नंबर पर, जिसका नाम है एनबीएफसी। एनबीएफसी ये कोई बैंक नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। गैर बैंकिंग, गैर लिखा हुआ ना, यानी बैंकिंग नहीं है, गैर बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, बैंकिंग वित्तीय कंपनी। अब बताओ तुमने बजाज फाइनेंस वालों का नाम सुना क्या? आज समझ, अगर तुम दुकान में फोन लेने जाओगे ना तो साफ साफ कहेगा किस्तों पे ले लो, किस्तों पे। इसका मतलब है कोई तुम्हारे पैसे दे रहा, सच में तुम्हारी तरफ तो कोई पैसे दे रहा, वो फाइनेंस करवा रहा, तुम्हारी कोई गारंटी ले रहा, साइड में खड़ा होगा, कह रहा तू ना पैसे, तेरे पैसे में दे रहा हूँ सब दुकान वाले को, और तू ना पैसे मुझे दिए, महीने वाइज दे दिए, तेरे पे 20,000 इकट्ठे नहीं आना, तो एक काम तू किस्त बांध, आया समझ में, फिर मैं तुझे ब्याज दूंगा मैं तेरे तो महीने वाइज, और तू मुझे हफ्ते में पैसे डालता रही है मेरे। उसने कहा ठीक है। तो इस साइड में आकर खड़े हुए एनबीएफसी वाले, ये एनबीएफसी वाले भारत के अंदर बड़ी मात्रा में लोन प्रोवाइड करवा रहे, लगभग 25-30% के आसपास पूरे भारत के अंदर यही लोन प्रोवाइड करवा रहे। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो चुका, भारत सरकार ने इनका भी पूरा ध्यान दे रही है एनबीएफसी पर। जैसे होम क्रेडिट हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, गांव में समूह वाली औरतें हो ना, उन्हें पैसे बांटते हुए देखा मैंने, आया समझ में। तुम भी ध्यान रखना इनका, ये बहुत बड़ी मात्रा में पैसे कमा रहे, जगह जगह इनके ग्रुप, इनकी संख्या भी तेजी के साथ लगातार बढ़ती जा रही। एनबीएफसी जैसे बोलते हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है, इन्होंने ये जमा स्वीकार नहीं कर सकते, ये सिर्फ लोन दे सकते हैं। और ये गवर्नमेंट, ये जो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट हो गए ना, इसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का हो सकता है, कुछ ऐसे संस्थान भी है। ऐसे समझ, जैसे एचडीएफसी का नाम सुना तुमने, किसी जमाने में एनबीएफसी हुआ करता था, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जैसे बोलते हैं, फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस करवा लो, फाइनेंस पर ले लो, कहते नहीं क्या? मैंने देखा गांव में ग्रामीण औरतें भी, महिलाओं ऐसे बात करती, फाइनेंस करवा लिया, उतने उन्हें भी इतनी तमीज। फाइनेंस का मतलब क्या कह रही है, वित्तीय कंपनी फाइनेंस करवा लिया, इसका मतलब फाइनेंस का मतलब पैसा कोई और देगा बाजार, समझ में बात, जो देगा वही एनबीएफसी है। सॉरी, कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी पीछे किसी जमाने में एनबीएफसी हुआ करता था, और आज देखो बैंक का दर्जा दे दिया गया है। ये बैंकिंग नहीं है, ये बैंकिंग नहीं है, इनकी खास बात है। और इनका रजिस्ट्रेशन बैंकिंग अधिनियम के तहत होगा। बैंकिंग अधिनियम कौन सा हो? बैंकिंग अधिनियम पंजीकरण जो होगा 1949 का नहीं, उसके तहत तो नियंत्रित होंगे, 1934 वाले अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होंगे, पंजीकरण इनका उसके तहत होगा। इसका भी होगा और इसका भी होगा। इन पर सब पर रेगुलेट करने वाला, इन पर सब पर रेगुलेट करने वाला, नियंत्रित करने वाला वो आरबीआई होगा। इस पर भी आरबीआई नियंत्रित करेगा, इसे भी आरबीआई नियंत्रित करेगा, इस भी आरबीआई नियंत्रित करेगा। चाहे इसमें तो कोई सा भी हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, स्टैंडर्ड लाइफ वाला हो, चाहे कुछ भी हो, आज कोटक महिंद्रा हो, मुथूट फाइनेंस हो, होम क्रेडिट हो, कुछ भी हो यार, अगर तुम्हें नियंत्रित करने की बात आ गई। लेकिन जो एनबीएफसी है कंपनी है, इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी अधीन, अगर वो बनी 2013 तक पहले, तो उसका पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जन्म होगा, वो पता कहां होगा? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। अगर 2013 के बाद बनी एनबीएफसी, तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन होगा। नंबर फर्स्ट, इसका पंजीकरण होगा। और पंजीकरण पता कहां हुआ? पंजीकरण जो एनबीएफसी हो गए, इसका पंजीकरण होगा कंपनी अधिनियम के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत। और कंपनी अधिनियम कितने हमारे यहाँ? 2 कंपनी अधिनियम। कौन सा? एक तो 1956 का, और एक कौन सा कंपनी अधिनियम? 2013 का। 2013 का। तो कितने अधिनियम हमारे यहाँ? 2। एक तो कंपनी अधिनियम कौन सा? 1956, और एक कंपनी अधिनियम कौन सा? 2013। जो एनबीएफसी 2013 तक पहले बनी, वो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, और रजिस्ट्रेशन हुआ कौन से अधिनियम के तहत हुआ होगा? कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। और जो एनबीएफसी जो कंपनी 2013 के बाद अस्तित्व में आई, उसका रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। बात समझ में घुस गई बात? है अगर इन्हें नियंत्रित करने की बात आ गई, तो भारत सरकार नियंत्रित नहीं करने की ना, नियंत्रित करने की बात आ गई, रेगुलेट करने की, नियामक की बात आ गई, विनियमित करने की बात आ गई, सब एक ही वर्ड है सारे। रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, विनियमित करना, आया समझ में? युक्त प्रतिबंध लगाना, एक ही मतलब है सबका। इसका ही मतलब है इन्हें नियंत्रित करने के लिए एक ही, इनका सबका मालिक एक ही, उसका नाम कौन है? वो हो आरबीआई। वो ऊपर ही बैठा हुआ इनके सबके, इससे ऊपर कोई नहीं है। आया समझ में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आया समझ में? दूसरे नंबर, ये 3 चीजें हमारे, ये 3 प्रकार के बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हुआ, ये हमारे पेमेंट बैंक हुआ, एनबीएफसी हुआ, ये मिलकर हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर बनाते हैं, जिसे हिंदी में औपचारिक
इसे बोलते हैं अनौपचारिक नहीं, औपचारिक वित्तीय क्षेत्र। औपचारिक औपचारिक वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, ये बात समझ में आई नहीं बताऊं? ये हमारा औपचारिक वित्तीय क्षेत्र, फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर है ये हमारा, फॉर्मल फाइनेंशियल और सेक्टर। स्पेलिंग पूरी लिखेगा ना, समझ ये बात, यार कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो इंग्लिश सीखते हैं। फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर पता लगा कैसे बनते हैं? तो फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर तीन चीजों को मिलाकर बना हमारा। बैंक होंगे, बैंक की जब भी बात करूं मैं बार बार नहीं कहने का वाणिज्यिक बैंक, तो मैं बैंक कह रहा समझ जाओ वाणिज्यिक बैंक की बात कर रहे, क्योंकि भारत के अंदर जितने बैंक अधिकांश वे सारे के सारे वाणिज्यिक बैंक। इस टाइम 45 वाणिज्यिक बैंक बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, 45 के आसपास वाणिज्यिक बैंक तेजी के साथ काम कर रहे हैं। मैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नहीं कह रहा हूँ, मैं समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ, आया समझ में? इसलिए बनते हैं कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं, वाणिज्यिक बैंक की बात समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, ऐसे ही सवाल पूछेगा तुमसे और आगे बढ़ते अपनी कहानी बढ़ाते हैं। अब ये तो औपचारिक वित्तीय क्षेत्र, समझ ये बात? या वाणिज्यिक बैंक, भुगतान बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, इनका सबका काम है ये वित्तीय क्षेत्र बनाएंगे, वो भी औपचारिक वित्तीय क्षेत्र। एक हमारे यहाँ अनौपचारिक वित्तीय क्षेत्र भी काम कर रहा है आज, जिसे हम प्राइवेट मनी लेंडर बोलते हैं। ये प्राइवेट मनी लेंडर ना कोने कोने में बैठे हुए, ये गांव में ही मौजूद नहीं है। साहूकार जिसे बोलते हैं, धन्ना सेठ, प्राइवेट मनी लेंडर। देखो मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ, आया समझ में? जैसे तो तुम्हारे गांव में तुम एक आदमी को ऐसे जरूर जानते होंगे जो ब्याज पे पैसे देता होगा, जानते होंगे ब्याज पे पैसे देगा, वो प्राइवेट मनी लेंडर है, वही तो तुम्हारा शोषण कर रहा है। एक बार कहते हैं गाँव में भी कहा जाए, कर्ज ही तो मर्ज हो। जिस पर कर्ज है ना, मेरे पास इस टाइम 8 लाख रुपए का कर्ज हो रहा, समझ नहीं बात है? तो मुझे ही पता, मुझे रात को नींद नहीं आती बिल्कुल भी, समझ नहीं बात है? तो फिर मैं क्या करूँ पता क्या करूँ? फिर भी मैं सो जाऊँ नहीं क्या बात, तो सोना तो पड़ेगा ही तो वाणिज्यिक बैंक हुआ, भुगतान बैंक हुआ, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हुई। तो ये इन तो औपचारिक क्षेत्र हमारा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सरकार के अंडर में, गवर्नमेंट इसकी देखरेख करती है। एक ऐसा जो गवर्नमेंट की पकड़ में नहीं आता, उस अनौपचारिक क्षेत्र बोल रहा, वो ठेकेदार है। वो ठेकेदार जो ठेकेदार है ना, भाई भूप सिंह ठेकेदार, जो ब्याज पे पैसे दे रहा हो, ए चुप जाओ, जो भाई भूप सिंह जो ठेकेदार ब्याज पे पैसे दे रहा हो, इसका मतलब वो अनौपचारिक क्षेत्र में आ गया हो। और अनौपचारिक क्षेत्र में अगर इनकी शिकायत कर दी जाए ना, ये तो वही काम कर रहे, बैंक वाला काम कर रहे, एनबीएफसी वाला काम नहीं कर रहे। लोन दे रहे, ब्याज ले रहे, लोन दे रहे, ब्याज ले रहे। लेकिन इनका तो भूप सिंह का कहीं रजिस्ट्रेशन हुआ ना, उसका रजिस्ट्रेशन 2000 कंपनी दिन में 1956 में करवाया सुन, ऐसा ना 2013 में करवाया। अगर करवाता तो उसे एनबीएफसी नहीं बना देते हम, करवाया तो नहीं। इसलिए भूप सिंह इनलीगल काम कर रहा है, समझ में आया बात? है भूप सिंह तो मैंने उदाहरण दिया, हल्का सा काम इनलीगल काम कर रहा है, ये गैर कानूनी काम है। जब तो सारे काम ब्याज पर, जब तो कानून बताओ दूसरे को जाएगा चुप के, तो हमने ब्याज पैसे लिए, बताइए नहीं किसी को। उन्हें भी नहीं पता, क्यों नहीं बताते? इसलिए नहीं बताते, इनलीगल काम कर रहा इसलिए नहीं बताते। कहीं रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो इनलीगल काम कर रहे हैं, गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर वैधानिक काम कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, विधि का उल्लंघन कर रहे हैं। समझ में बात? ये भारत में रहने लायक नहीं है। सरकार चाहती है जो ना, जो ये सोनू भाई जी है, ये रामू काका जो गांव के अंदर जो किसान है, उसे ना भूप सिंह के पास न जाना पड़े। सरकार कहती है तुम हमारे बैंक में आओ, वित्तीय क्षेत्र में आओ, हम देंगे तुम्हें लोन। तुम्हें क्या दिक्कत है? हमारे पास आओ ना, वाणिज्यिक बैंक में आओ, इस वाले बैंक में आओ, एनबीएफसी से लोन ले जाओ। क्या दिक्कत है? तुम्हारा शोषण तो नहीं करने है कम से कम। अब साहूकार से दिक्कत क्या है? साहूकार से दिक्कत यहाँ, एक बार उससे पैसा ले लिया, उसका पैसा चुकाते चुकाते उम्र बीत जाती है, पूरी जिंदगी उसकी गुलामगिरी करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था पहले तो व्याप्त थी, और ऐसी व्यवस्था ना फिर लोगों उसे भी और उसके बच्चों को भी फिर उसकी गुलामी करने की मानसिकता उसके दिमाग में नहीं हटती बिल्कुल भी। फिर बाबूजी करो कहना पड़ता, फिर देश कभी ग्रोथ नहीं कर पाने का। इसे सरकार चाहती है इन साहूकारों का पतन कर दिया जा, जो अनौपचारिक क्षेत्र है ना, इसके अंदर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा। ऐसा समझ में, सरकार चाहती है आम आदमी ना बैंक के अंदर जाओ और पैसे डाल लो और बैंक से जुड़ो। सरकार ने ऐसा कर कभी दिखाया? ऐसा समझ में, जनधन योजना लागू कर दी। मैंने तो सुना था मोदी जी सरकार आई और खाते ही खाते खुलवाए। ऐसा समझ में, 42 नहीं, इस टाइम 48 करोड़ के आसपास खाते खुल गए जनधन योजना के तहत, बधाई हो। और खातों में ना 90% खाते बिल्कुल जीरो अकाउंट बैलेंस पे पड़े हुए, जनधन खाते वाले, एक भी रुपया नहीं है। खाते खुलवाने का फायदा? और खाते इस बात को खुलवाए गए थे कि जो है ना 15-15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन कुछ भी हो, जो आम आदमी कभी बैंक नहीं जाता था ना, वो बैंक गया
उसने बैंक देख क्या, मैं पहले समझा चुका, बैंक कोई पिकनिक वाला स्थल नहीं है। वो जुड़ा कि बैंक कितनी बेहतरीन चीज है, ऐसा समझ कि बैंक कितनी बेहतरीन व्यवस्था बैंकिंग की। बैंक का जो सिस्टम है ना, जिन लोगों ने डिजाइन करा है ना, बहुत सोच समझ के डिजाइन करा है। बैंक की खास बात हो, इंसान अपनी मर्जी तक आगे बढ़ता। ऐसे बैंक कभी नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ पैसे जमा करो, तुम अपनी मर्जी तक आगे बढ़ोगे क्योंकि तुम्हें वो ब्याज देगा। लालच ही तो बुरी बला हो, ऐसे समझ, लालच देगा। तुम कहते इससे बढ़िया 10 रुपए 10,000 रुपए घर में रखने से बढ़िया बैंक में डाल दो, 1-2% ब्याज भी ही मिलेगा। अब जी ब्याज भी निकालना सिखाऊंगा तुम्हें, कैसे ब्याज नहीं, कैसे ब्याज दे हो, समझ में आया बात। या अब 2 ब्याज नहीं पता, तुम्हें पता ब्याज मिलना, उन्होंने पता कैसे ब्याज मिल रहा, कैसे कहाँ का ब्याज मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। पैसे बढ़ रहे घट रहे दूर हो, समझ गए। तो ब्याज कैसे मिले भी सब जान लेंगे हम, ठीक। दूसरे नंबर पर जो बैंकिंग है ना, मैंने कहा बिजनेस एक प्रकार का हो, तुम आओगे पैसे जमा करोगे और इधर बैंक किसी और को दे देगा, इस पर काम करता है। लेकिन बैंक ना, तुम लग रहा होगा बैंक इस तरह कोई बिजनेस नहीं है। चलो मैंने तुमसे पैसे लिए, तुमने पैसे दे भी दिए मुझे, मैंने तुमने पैसे, तुम आए मेरे पास पैसे जमा कर दिए 100 रुपये, ठीक। या ये मेरे पास उन्होंने मुझे 100 रुपये चाहिए, मैंने कहा ले, मैंने कहा ये आई मेरे पास, इन्होंने मेरे पास पैसे क्यों जमा करे, क्योंकि इन्हें मैंने वादा करा है 1 साल तुम्हें पैसे दूंगा, 1 साल बाद लौटाऊंगा, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, बीच में भी लेना सके तो मेरे से ब्याज, मैंने वादा करा कि मैं तुम्हें 105 रुपये दूंगा। ये मेरे पास पैसे लेना ही, मैंने से पैसे क्यों दिए 100 रुपये, इसलिए दिए, मैंने कहा मैं तेरे से 1 साल बाद 115 रुपये लूंगा। आज 100 रुपये दिए, ठीक है, 15 रुपये क्या है, मैंने कहा 15 रुपये भी आ जाए। अब बताओ इस दौरान मैंने बीच पैसा कमाया, तुम्हें कितने में दिए मैंने, 105, मैं तुम तो 100 रुपये, तुम्हारे 100 तो वापस कर दूंगा, 105 दूंगा मैं तुम्हें, 105। ऐसे मैंने कितने रुपये लिए, 15 रुपये एडवांस और 10 रुपये फायदा। वो 10 रुपये किसकी जेब में गए, अगर 5 रुपये का मैं खर्चा भी निकाल लूँ इस दौरान, तब भी कितने बच गए मुझे। यही तो काम कर रहा है बैंक। पहली खास बात, बैंक मैंने अपनी तरफ तो कोई पैसा लगाया नहीं, लगा, यही तो काम बैंक कर रहा है। कितना बेहतरीन बिजनेस है, बैंक दूसरों के पैसे से पैसा कमा रहा, इससे बेहतरीन कोई बिजनेस नहीं है। लेकिन दे आर वेरी वेरी रिस्की, ऐसे समझ, इसे तुम्हें पढ़नी चाहिए भी इसकी, समझ आई बात। ये बहुत रिस्की बिजनेस है, और रिस्की का मतलब क्या है, वो जोखिम भरा बिजनेस है। ये बात समझने के लिए तो अब समझाऊंगा। जरा सोचो, जितने भी मेरे कस्टमर होंगे, ग्राहक होंगे, मेरे शेयर होल्डर, ये मेरे होल्डर्स होंगे, मेरे खाता धारक होंगे, ये जो जिनमें मेरे कस्टमर होंगे, अगर कभी भी ना ये एक साथ पैसा निकालने आगे और मेरे से पैसा मांगने आगे, तो मेरी हालत हो जाएगी बदतर। मैं इसी एजम्पशन पर काम कर रहा, समझ नहीं बात। अगर ये एक साथ मेरे से पैसा मांगने आए ना, ठीक, एक साथ मेरे से पैसा मांगना है, तो समझ मेरी हालत बदतर हो जाए, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कहां से दूंगा पैसा, एक साथ नहीं में पैसे। तो इसी धारणा पर काम कर रहा है। ऐसा देश के अंदर हो भी चुका, आईसीआईसीआई बैंक था, मैंने पहले बता चुका तुम्हें, समझ बात। किया तो बैंक चाहता कि उसके पास ना सारे कस्टमर एक साथ आना हो अपना पैसा मांगने, आ सकते हो तुम, वो बैंक बने भी नहीं कर सकता, तो बैंक दिवालिया हो जाएगा, वो बैंक बर्बाद हो जाएगा, कगार पर चला जाएगा बैंक। एक तो बैंक की समस्या, ऐसा समझ, ऐसा बहुत ही रेयर केस में हो, लेकिन ऐसा हो भी चुका। दूसरे नंबर पर, और बैंकों में समस्या क्या है, और बैंकों में समस्या कि जो बैंक है ना, बैंक अगर इधर वाला बंदा लोन लेने नहीं आ रहा ना, तब भी बैंक के पास समस्या, बैंक लोन नहीं दे पा रहा, क्योंकि फिर बैंक पैसा कमागा कहां से, तो लोन देना भी उसकी समस्या। अब लोन तो दे, वो ऐसे बोरोवर को ढूंढ रहा है, बोरोवर कहते हैं जिससे तो पैसा लेकर जाएगा, जो उधार लेकर जाएगा, ऐसे बोरोवर को ढूंढ रहा हो कि जो ना उसका पैसा समय पर लौटा सके, 3 महीने से पहले लौटा सके पैसा, उसे अपना पैसा डूबने का खतरा बैंक को। जितने भारत के अंदर बैंक है सबकी यही समस्या। अगर 3 महीने मेरा पैसा नहीं लौटाया, तो मैं ऐसा मान लूंगा मेरा पैसा खतरे में, ऐसा समझ, मेरा पैसा खतरे में, 3 महीने तक मेरा पैसा नहीं लौटाया। अगर 3 महीने तक इन्हें मेरे पैसे 100 रुपये लिए थे ना, नहीं लौटाए, तो ऐसा मान लूंगा मेरे पैसे ना, जो मैंने से पैसे दिए थे, वो अब एनपीए हो चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुकी, मेरी परिसंपत्तियां थी, मैंने से जो पैसे दिए थे, क्योंकि मुझे धन कमा के दे रही थी, ऐसा समझ, जो उसमें ब्याज तो दे ही रही थी, तो इसका ये मतलब जो मेरी एसेट्स थी ना, अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कह देंगे। तो बैंकों को आज एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी, उसे हम दूसरी भाषा में एनपीए कहते हैं। और एनपीए को भी आज हम तमीज से डिस्कस करना। एनपीए का नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, ऐसी परिसंपत्तियां थी बैंक की जो अब जा निष्पादित हो चुकी, निष्क्रिय हो चुकी, अब काम नहीं कर रही। बात समझ में आई, ये हम सब समझेंगे। तो बैंकों की समस्या समझ में आई तुम्हें। पहले नंबर पर समस्या, पहली समस्या बैंक की सुन लो। बैंक की पहली समस्या, बैंक इसी अजम्पशन पर काम करता कि सारे कस्टमर उसके पास कभी नहीं आने के। दूसरा, उसका जो पैसा उसने लोन दे रखा है वो कभी डूबनेगा नहीं। समझ बात। या मैंने कहा पहली समस्या तो बहुत नाजुक समस्या, बहुत ही रेयर केस में होगी, लेकिन दूसरे एक आज बैंक की एक ही समस्या क्या है, उसे कहती है एनपीए। वर्तमान समय में वही समस्या और पहले भी यही समस्या थी।
लेकिन हमारे बैंक ना पिछले 30-40 सालों के दौरान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वर्ष 1997-98 में ना जो हमारे यहाँ रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म की जब बात करते हैं ना, सुधार की, इसका मतलब बहुत बड़ा काम हुआ होगा। नरसिम्हा राव की सरकार ने जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर सुधार करा, उस दिन तो वो दिन और आज का दिन बैंकों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वर्तमान समय में बैंकों के पास आज समस्या, ये बात भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। जब भी मैं कुछ बैंकों के पास, दुनिया में कोई भी बैंक हो, भारत के अंदर, खास बात के अंदर, भारत की बैंकिंग व्यवस्था के अंदर अगर बैंकिंग की समस्या पूछा जाए, एक लाइन में बताओगे, एनपीए। बैंक की से यही समस्या है। दूसरा, इसी जंक्शन पर काम कर रहे हैं बैंक कि उनके पास जो ना कस्टमर कभी भी सारे एक साथ नहीं आने के, अगर एक साथ आ सकते हैं कस्टमर, मैं भी कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि हमारा पैसा और देना भी पड़ेगा पैसा उसको, अब बैंक क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और सबसे ज्यादा बैंकों के पास समस्या क्या बनी आज तक, एनपीए। एनपीए समझ में आ चुका। बैंक ने जो पैसा दिया था ना वो वापस ही नहीं आया लौट कर, कितने दिन तक, 90 दिन तक। क्यों? उस शख्स जिसने तुम्हें दिखा दिया तमाम हसीन को, आप सब कुछ लेकर आगे बढ़ जाता है कि तुम्हारा बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है। दूसरा, दो समावेशन हो, अच्छा एक वर्ड समावेशन, इंक्लूसिव। इसे तुम अपना दिमाग पूरा खुले रखना। एक दो वर्ड डिस्कस कर रहा हूं मैं, एक वर्ड डिस्कस कर रहा हूं, जब भी यहाँ जामी वर्ड दिखाई जाए ना, इस वर्ड तो प्रेम कर लो, यूपीएससी बड़ा प्रेम है इसका, समावेशन, इंक्लूसिव। ज्यादातर क्वेश्चन में दिखाई देगा तुम्हें, समावेशी विकास, समावेशन, सामाजिक समावेशन। तो समावेशन दो प्रकार का हो, एक तो सामाजिक, एक हो वित्तीय समावेशन, और दूसरे नंबर पर हो एक हो सामाजिक समावेशन। सामाजिक समावेशन, दोनों बहुत बड़े वर्ड है। अभी वित्तीय समावेशन डिस्कस करूंगा और फिर सामाजिक समावेशन, समझ में आई बात? या फिर जो बैंक है ना, बैंक किस अवधारणा पर काम कर रहा, आज समझ, वर्तमान समय में उसकी नीति क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है ना, एक लाइन में तुम्हें समझ में आएगा, ये इसलिए बनाया गया, एक लाइन में समझ में आएगा तुम्हें क्यों बनाया गया। वित्तीय समावेशन का मतलब, जो समावेशन शब्द का मतलब, अभी क्या हो रहा, पहले एलीट क्लास को फायदा पहुंचता था, कोई भी योजनाएं एलीट क्लास को फायदा पहुंचता था। बैंक कौन जाएगा, जिसके पास पैसा होगा। अब जो झुग्गी झोपड़ी में बैठा हुआ उसको खाने खाता रहा, पैसा तो बाद में जमा करने जाएगा। इसका मतलब अंतिम श्रेणी में खड़ा हुआ व्यक्ति का विकास नहीं हो पाया, उसे समावेश नहीं करा ना। समावेशन का मतलब अंतिम, जो पीछे से धूप पर खड़े थे, लास्ट में लाइन में एक लंबी लाइन खड़ी हुई थी, जो आगे के बंदे थे ना, आगे के बंदे थे, बस इनका विकास हो पाया, पीछे के बंदे पीछे छूट चुके। ऐसे बहुत सारे वर्ग, इसलिए SC ST हुआ, जनजातीय लोग हुए, ये पीछे छूट चुके, इनका भी विकास होना चाहिए, वे समाज में आ जाएंगे। दूसरा, पहले नंबर पर क्या है, लोगों का अगर वित्तीय समावेशन हो जाना, उनके हाथ पर रोक उड़ा जा, तो सामाजिक समावेशन तो खुद हो जाएगा, अपने बात की स्थिति खुद सुधार लेंगे। बताओ, जिसके हाथ में ना वैसे बेवकूफ दिखाई दे, जिसके हाथ में 2 करोड़ रुपए रख गए, वो भी सूर वाला दिखाई देगा। गांव में कहावत नहीं है इस तरह, तो सारा सामाजिक समावेशन खुद सुधर जाएगा। समझ की बात है? तो वित्तीय समावेशन का मतलब समझिए, वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब धन है ना, हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। यूं नहीं है कि धन का संकेंद्रण केवल कुछ ही हाथों में हो, ऐसे वजह। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है बैंक में आम से आम आदमी पैसा लाकर जमा करे, आम से आम आदमी पैसा लाकर जमा करे, गवर्नमेंट ये चाहती है। समझ बात है? इसलिए गवर्नमेंट ये चाहती है, गवर्नमेंट गलत नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली के बहुत फायदे हो, तो चाहते हो इससे जुड़ जाओ। अब जो जुड़ेगा तो बहुत चीजें सीखेगा, अब सीखेगा तो इसका मतलब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाह रही गवर्नमेंट। ये जो चाह रही गवर्नमेंट, ये पेमेंट बैंक, NBFC, ये वो फलाना ढिमका, सब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाह रही गवर्नमेंट। चाहती है कि बैंक ना एक जगह से बैंक इनके घर तक उठ कर पहुंच जा। उदाहरण देता हूं, 2012 में ना मनमोहन सिंह की सरकार थी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 2012 में ना स्वाभिमान नामक योजना स्टार्ट करी। स्वाभिमान, अब ये क्या बला हो ये भी समझ लो। स्वाभिमान योजना पता क्या था? पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखी थी मैंने योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये ऐसी योजना थी कि 2012 में ना यह योजना स्टार्ट करी थी कि जो बैंक था ना, लोगों को घर बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में बैंक लगा दिया, आज समझ में, वो घर घर बैंक जाएगा, पैसे निकलवाने जी। कितनी बेहतरीन व्यवस्था, बात तो सही भी है, पॉइंट नहीं है, बात दम नहीं है। ये मनमोहन सिंह ये अब ये स्वाभिमान योजना क्यों स्टार्ट करी? ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके।
पता लग चुका है। आम आदमी भी इससे जुड़ सके, बैंक से जुड़ सके, बैंक ही हमारे घर उठ के चल के आएगा। सरकार कहती है बैंक को तुम बैंक के पास न जाओ, बैंक तुम्हारे पास ही आ जाएगा। एक बार तुम इस बैंक को समझो तो, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरे नंबर पर एक मोटर एंड ब्रिक्स, नाम सुना मोटर एंड ब्रिक्स? एक योजना स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने, मोटर एंड ब्रिक्स। इसका ही मतलब जिस गांव की जनसंख्या 5000 को क्रॉस कर जाएगी ना, वहां एक बैंक खुलेगा ही खुलेगा, खोलना अनिवार्य कर दिया। अभी गांव के 5000 लोग शहर में जाएंगे तो समझ टाइम लगेगा, इसलिए जहां जिस गांव की जनसंख्या 5000 क्रॉस कर गई वहां एक बैंक पक्का खुलेगा। इस योजना का नाम है मोटर एंड ब्रिक्स जिसे बोलती है। ये सरकार क्यों कर रही है? ताकि आम आदमी को बैंक से जोड़ा जा सके। ऐसे समझ में 5000 आती है गाँव की जनसंख्या, तो बस फिर जिसने 5000 हो उसने मेरे साथ बोलिए। तो मोटर एंड ब्रिक्स इस तरह करेगा ना गवर्नमेंट। कल पता लगा कल गवर्नमेंट ने कुछ और लागू कर दिया कि गांव के लिए चलो बैंक तो संबंधित कुछ काम कर दिया, तो तुम एक लाइन में समझ जाना, गवर्नमेंट वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रही। आज ताकि आम आदमी को भी ना धन से जोड़ा जा सके। धन केवल जो बैंक पर केवल बड़े लोगों का वर्चस्व न हो। ये जो सोनू भाई जी ने केवल ये ना जाओ बैंक वो, आज समझ में, ये गरीब लोगों के बारे में सोच रहे हैं भी बैंक पर जाना चाहिए, इनके हाथ में कुछ रोक अड़ा जा, आज समझ में, ताकि भी समझ सको। अब पता लगा तुम्हें बैंक की जानकारी नहीं है लेकिन तुम्हारे पास पैसा है। अब सोनू भाई जी के पास भी 10,000 रुपए, तुम्हारे पास भी 10,000 रुपए। सोनू भाई जी को बैंक की जानकारी है, इन्होंने 10,000 रुपए बैंक में जाकर डाल दिए। एक साल इनके जो पैसे थे 12,000 बन गए। तुमने अपने घर में उसमें जो इतनी गुल्लक उसमें खोद कर रख रखे हुए, तो तुम्हारे पैसे 12,000 बन जाएंगे। अब मुझे क्यों हुआ? क्योंकि मुझे बैंक की जानकारी, इसे में जोड़ो। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? ये बैंक उठकर इनके पास चला जा। गवर्नमेंट गलत चाह रही, सही चाह रही? आया समझ में? तो गवर्नमेंट तो सही चाहेगी, बस हम समझ नहीं पाते इस बात को। पता लग गया वित्तीय समावेशन क्या हो, ये हो वित्तीय समावेशन। फिर गवर्नमेंट कहती है एक बार वित्तीय समावेशन कर दो, सामाजिक समावेशन तो खुद ही हो जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं? फिर तो सामाजिक स्थिति खुद ही सुधर जा। जब हाथ में रोकड़ा जाना तो फिर सारी चीज खुद ही सुधर जानी स्टार्ट हो जा। ऐसी ऐसी योजना चलाई गई थी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। आज भी हम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई काम कर रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, इन्हें भी बढ़ावा दे रहे हैं हम। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जो तेजी के साथ पनप रहे हैं, एटीएम पेटीएम। अब हम बात करते हैं पता किसकी? कैशलेस इकोनॉमी की, जो कभी हो नहीं सकती। कैशलेस, क्या बिना कैशलेस नहीं कहते, कहते कैश को होना चाहिए बिल्कुल। पेटीएम करो, छोटे तू हलक चला, ऐसे समझ में, गूगल पे हर जगह चलता है। ये दो छोटे तू हलक चला, गूगल पे हर जगह चलता है। हाँ, मेरी वीडियो काट के सही भेज दे, जो इन्होंने कहा था ना छोटे तू मुंह चला, गूगल पे जहाँ चलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक वर्ड दिमाग में सेट कर लो, समावेशन। हम बात करते हैं समावेशी विकास की बात करते हैं। जब विकास की बात करेंगे तो इसका मतलब हो सकता है विकास तो बड़े लोगों का भी हो सके, छोटे लोगों का भी हो सके। और जब समावेशी बात की विकास का, सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना हम। तो इंक्लूसिव का मतलब समझिए, समावेशन। तो फाइनेंशियल इंक्लूसिव को बढ़ावा देंगे हम। इसका वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की योजनाएं भी लगातार चलती रहती है। इन पर भी तुम अपनी नजर गड़ाए रखिएगा। समझ में आया बात? यह चलो, अब हम क्या करने वाले? अब अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाने वाले। अब हम बैंक पे चलेंगे हमने। अब जो बैंक को कौन सा हमारा कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक। इसे पकड़, ये बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। अब हम कॉमर्शियल बैंक को तुम इसे समझेंगे वाणिज्यिक बैंक है क्या भला है, और वाणिज्यिक बैंक किस तरह काम कर रहा है। अब जो तुम ना समझे वो जो हमें इस तरह समझेंगे कि वाणिज्यिक बैंक सारे के सारे वाणिज्यिक बैंक पढ़ा रहे हो फलाने नियम का ना। अब इसका विश्लेषण होगा भैया। अब बुद्धि खोल कर बैठी हो, यूपीएससी यहाँ तो सवाल निकाल लो। और बहुत इतना आसान है, इवन ये नहीं समझ में आने, कुछ नहीं समझ में आने का। लास्ट है वो, एक का नंबर लगाऊंगा, तुमसे सवाल पूछूंगा। चले आ जाओ। वाणिज्यिक बैंक देखो वाणिज्यिक बैंक के बारे में समझते हैं आज। इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अब कहानी जाएगी बहुत लंबी। वाणिज्यिक बैंक कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, ठीक। पीएनबी, एसबीआई, ऐसे बहुत सारे बैंक। ओरिएंटल बैंक वो तो पीएनबी बन गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत के आम लोग, आम जनता है। तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, ठीक।
और तुम किसके पास जाओगे? बैंक के, बैंक के पास जाओगे। आज समझ लो। अब बैंक के पास तुम मान लो तुम्हारे पास बहुत पैसे, जितने पैसे ने मैंने 100 रुपए के बराबर मानना हो, मैथमेटिक्स पे खूबी हो। मान लो तुमने 50,000 करोड़ रुपए मैंने बराबर करके 100 रुपए हैं। मान लो तुम्हारे पास 20,000 रुपए मैंने बराबर करके मान लो 100 रुपए हैं। क्या क्या होगा? तुम्हारे पैसे, तो मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। मैं अपने 100 रुपए मानूंगा। मैथमेटिक्स में एक खूबी हो कि उसी चीज को 100 मान लो या उस चीज को x मान सको। x मान लोगे ज्यादा होच-पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद अगर तुम 100 रुपए मान लोगे तो आसान रहेगा। तो मान लो कि तुम अपने आप को, ये सब लोग इधर वाला डिपार्टमेंट इधर ही 100 रुपए जमा करने चले गए बैंक में। आम लोग हो तो 100 रुपए जमा करे तो ना बैंक में, अपने मान लो 100 रुपए जमा कर दे तुम। समझ में आई बात है? 100 रुपए तुम बैंक में, अब बैंक में तुमने 100 रुपए जमा क्यों करे वाणिज्यिक बैंक में? इसलिए क्योंकि बैंक ने तुम्हें लालच दिया। बता लालच दिया क्या? तो ऐसा समझ कि बैंक ने तुम्हें क्या देगा? ब्याज देगा। अब तेरे को ब्याज निकालना आता, तुमने पता ब्याज महीने का, साल का है। अब ये समझ लो बैंक के ब्याज किससे निकाल, बैंक ने तुम्हें वादा करा 10% ब्याज देगा। कितने परसेंट? ये भी समझ लो। देखो 100 का 10% कैसे निकाल लेंगे? 100 इंटू 10/100 काट देंगे, धड़ धड़ धड़, कितना बच जाएगा? 10 रुपए। एक साल में तुम 100 रुपए जमा करके एक साल पर तुम 110 रुपए देगा। एक साल में देगा, महीने में देने का। कितने में? एक साल पर वार्षिक ब्याज हो बैंक का। समझ बात है? 100 रुपए जमा कर दिया तुमने, अगले साल तुम्हें कितने मिलेंगे? इसमें 110 मिलेंगे। अगले साल उसी डेट को जब दोबारा 10, नहीं तो फिर उसके 6 महीने का होगा तो फिर 5 रुपए देगा। समझ गए? अगर 3 महीने होगा तो फिर 2.5 रुपए देगा। समझ रहे क्या हो रहे तुम? ठीक, तुम्हारे पास अगर तुम पैसे निकालने जाओगे तो ऐसे देखो पैसे हो। तो आम जनता थी, पैसे जमा करने चले गए। इतनी बात बताओ, समझ में आई? बताओ तो दिया, 6 महीने पहले निकाल लो, 2 महीने पहले निकाल लो, 4 महीने पहले निकाल लो। जब नहीं निकाल सकते, जब उन्होंने एफडी करवा रखी हो। एफडी कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जब नहीं निकाल सकते, जब अगर फिक्स डिपॉजिट निकाल लेंगे ना तो फिर वो ब्याज नहीं मिलने का जो उन्होंने कहा था बैंक ने। ये बैंक का ना ये ब्याज, ये रेट, ये तय हो। ये कौन तय कर रहा है? बैंक तय कर रहा है या आरबीआई तय कर रहा है? ये भी थोड़ी देर पहले ये भी सवाल है, पेपर में आया हुआ। आरबीआई बैंक, प्रत्येक बैंक का एक ब्याज दर हो, प्रत्येक बैंक का अलग अलग बैंक का अलग ब्याज दर। अगर तुम पीएनबी में जाओगे या ब्याज दर अलग मिलेगी। तुम्हारे यहाँ पैसे जमा कर, हम तुम्हें ज्यादा ब्याज देंगे। ऐसे समझ में? ठीक, हमारे यहाँ पैसे जमा कर, हम ज्यादा ब्याज देंगे। जिसका ज्यादा होगा लोग वहीं जमा करो पैसा। ऐसे समझ में? जिस बैंक का ब्याज दर ज्यादा होगा ना, उस बैंक जब लोग ज्यादा पैसे जमा करेंगे। इस रेट को हम पता क्या बोल लेंगे? इसे बोल लेंगे जमा दर। जमा दर इसे बोलते हैं डिपॉजिट रेट। सारे नाम इंग्लिश में बताने चाहिए। डिपॉजिट, डिपॉजिट रेट। पता लगा डिपॉजिट रेट कौन सा? एक बात बताओ, बैंक के पास 100 रुपए आ चुके। अब बैंक की खास बात हो, वो तुम्हें 100 रुपए देगा ही देगा। तो ये 100 रुपए पता बैंक का क्या बन गया? अब लाइबिलिटी, दायित्व बन चुका। देगा दूंगा, जब तुम मांगो 24 घंटे में जब ही देगा। तुम्हें मना नहीं कर सकता। भले तुम्हारा बैंक 5 बजे बंद होगा, सुबह 10 बजे खुला, तो तुम 6 बजे जाओगे, धनिया लेने जाओगे, तो बंद होगा। तो बैंक ने तुम्हें सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी, दे दिया डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड ले निकाल जाएगा 24 घंटे, 24/7 लिखा रहा है। एटीएम के बाहर लिखा है 24/7। 24 के 24 घंटे, 7 के 7 दिन, जब चाहे जब निकाल, तेरा पैसा था। गलत बात तो नहीं कही उसने। ये डिपॉजिट रेट कितना? 10% मान लो, होता नहीं था ना। ऐसे समझ, तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए हार्डली 1-2%। ये लगातार घट रहा है। ये लगातार क्यों घट रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। बात ही तो इस तरह करनी, क्यों घट रहा है? लोग, आम आदमी अब जब बैंक में क्यों नहीं जा रहा पैसे जमा करने? जो आज की जनरेशन है बैंक में पैसे जमा करने नहीं जा रही, आई नहीं रही। पुरानी जनरेशन जा रही थी। ये पुरानी जो जनरेशन है वो जा रही बैंक में पैसे जमा करने। आज की जनरेशन नहीं जा रही। क्या आज की जनरेशन बेवकूफ हो चुकी? यूपीएससी यही तो सवाल पूछा, वो देखना चाह रहा तुम क्या कितनी बुद्धि तुम। आ जाओ दूसरे नंबर पर। अभी तुमने 100 रुपए ना बैंक के पास आके जमा कर दिए इसे खाते में, अब इसकी सिरदर्दी बढ़ेगी। क्यों? तुम अगले साल अगर इसने अपने 100 रुपए अपने पास ही रख कर रखे तो इसके लिए समस्या खड़ी जाएगी। और रख कर रखे तो इस वजह से बैंक तो घाटे में चला जाएगा, क्योंकि अगली बार ना तुम इस पर 110 रुपए मांगोगे इस तरह का। इसके पास पहले थे 100 रुपए, 10 रुपए किसी उधार लेके देने पड़ेंगे। इसका मतलब जल्दी से जल्दी इसके पास इसकी समस्या बढ़ेगी, जल्दी से जल्दी 100 रुपए किसी को लोन दे दो। इस लोन में बैंक को ये 100 रुपए आगे जमा कर दे, या ये मेरे पास आज समझे नहीं आई ना तो मैं ढूंढूंगा इसे कहाँ गई। आज समझे ये पकड़ 100 रुपए। समझ में? ऐसे ही कर रहा बैंक। बैंक वाले फोन नहीं करते, लोन ले लो करते नहीं, ढूंढने हैं। हाँ तो इस फोन करूंगा। मैंने कहा जल्दी आ बड़ा बैंक को 100 रुपए नहीं चाहिए तुझे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? तो दिक्कत। और दूसरी बात, इसे 100 रुपए दूंगा मैं, ये 100 रुपए मैंने लोन बांट दिया।
दे दिए। अब मुझे एक बात बता दो, 10% तो मैं उसे दूंगा, इसे में 10% तो देने का नहीं, ज्यादा दूंगा कम दूंगा, ज्यादा दर पर ब्याज। मैं जब जो लोन दूंगा, लोन मेरे पास लेने आई है मैडम सही बात, तो इनमें ज्यादा ब्याज, ज्यादा रेट पर दूंगा कम रेट पर दूंगा ब्याज, तो मैंने इनको 15% चार्ज करा है, 15% बेवकूफ बना दिया। आए समझ में? मुंह क्यों बना रही हो? अभी थोड़े पैसे दिए, 15% पे दे दिया। इतनी बात बताओ समझ, इस रेट को पता क्या कहते हैं? लैंडिंग रेट, उधार दर, लैंडिंग रेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैंडिंग रेट। इसे बोलते हैं उधार दर। इतने अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोई एक व्यक्तिगत इंसान आगा। आया समझ में? अगर मेरे पास जो पैसा लेना आया, अकेला व्यक्ति अकेले अकेले कर गया, 20 लोग आए, तो 20 लोग आए, या कह रही 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, या मेरे पास 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 4 मेरे पास, ये 4 लोग, 4 ये बैठी थी, 4 मेरे पास, कह रही हमें 20 रुपए दे, 25 दे दो, 25 चौका 100 आ गए। मैंने सोचा यार मैं 4 की सिरदर्दी पढ़ लूंगा, या इन कह रही मुझे सीधी 100 की जरूरत है। मैंने कहा मैं इसे देता नहीं पैसे, इसे दूंगा पैसे, क्योंकि इसे 100 रुपये चाहिए, तो एक ही बार सिरदर्दी बढ़ेगी मेरी, मैं 4 दिन सिरदर्दी क्यों बढ़ाऊँ? ऐसा ही बैंक करो। वो ऐसे बरोबर को ढूंढेगा जिसे ना ज्यादा पैसे की जरूरत है, अकेला ही कंपनी वाले को पैसे देगा, बड़ी बड़ी करोड़ों को कंपनी को, तो थारे मैंने जैसे इंसान जो तो पैसे नहीं देते हैं। पता लग गया, घुस गई दिमाग में बात। आया समझ में? तो उधार दर पता लग गया। तो उधार दर, अब खास बात क्या होगी, हमेशा या जो उधार दर होगा, लैंडिंग रेट होगा, वो हमेशा डिपॉजिट रेट से, जमा दर से ज्यादा होगा। एक स्टेटमेंट पूछ रहा हूं, ये स्टेटमेंट यूपीएससी पूछेगा, ब्याज दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उधार दर सदैव जमा दर से कम होती है। यही तो सवाल पूछे, उधार दर हमेशा जमा दर से हमेशा ज्यादा ही होगी। अगर ऐसा कर दिया ना हमने, उधार दर को हमने कम कर दिया और ब्याज दर को हमने, उधार दर को तो हमने कर दिया कम और ये हमने कर दिया ज्यादा, तो भारत के लोग बहुत बड़े स्मार्ट, बैंक से पैसा लेकर बैंक में जमा कर देंगे। सोच कर देखो, तुम 1 मिनट के लिए सोच कर देखो बात। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? तो इसका मतलब यह तो बात पता लग चुकी आज, ये तो नोट पॉइंट बात है, नोट पॉइंट बात है कि जो हमेशा लैंडिंग रेट होगा ना, लैंडिंग रेट LR लिखा हम ना, लैंडिंग रेट हमेशा ज्यादा होगा। पता किस तरह? डिपॉजिट रेट से। पूरा लिखना, तुम हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, ऐसे समझो। एक बार गूगल पर भी चेक कर लें, डिपॉजिट रेट को जमा दरी कहते हैं क्या? डिपॉजिट का मतलब जमा करना हो, डिपॉजिट कर लो, ऐसे समझो। क्रेडिट का मतलब वो खाते में आए पैसे, कहीं से आए, जमा करने खुद करे, तुमने डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट हुआ, तेरा पैसा डिपॉजिट हुआ। समझ में आया बात? आ जाओ, इतनी बात तो समझ में नहीं है, ठीक। अभी 15%, चलो कोई बात नहीं। इस बीच में मैंने पैसा कमाया क्या? कितना परसेंट? 5%, ठीक। ये मैडम सही बात, मुझे 1 साल बाद कितने पैसे लौट आ गए? उसमें 115 रुपए में मूलधन भी होगा। मूलधन उसे कहते हैं जो मूल पैसा था, 100 रुपए जो मैंने से दिया था। अब जो 15 रुपए लौटा गई वो होगा ब्याज, 15 रुपए का ब्याज होगा और 100 रुपए का मूलधन होगा। ऐसे समझ। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं तुम्हें, हम आम जनता, तो ये भी तो आम जनता हो सके पीयूपी लीडर, या कंपनी भी हो सके, ये भी पीयूपी हो सके, या ऐसे कह सकते हैं आम जनता, ठीक। एनबीएफसी तो नहीं है। तो इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? तो हम, चलो यहां तक भी दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बात बताओ, जो 100 रुपए इसने बैंक के पास जमा कर दिए आम जनता ना, ये उसकी क्या है? ये 100 रुपए उसकी, इन आम जनता की परिसंपत्तियां है नहीं है? अब परिसंपत्तियां पता क्या हो? मेरे पास पैसा, परिसंपत्तियां उसे बोलते हैं जो उसके लिए आय का सर्जन करता हो। अभी 100 रुपए मेरे लिए आय का सर्जन कर रहे हैं, 100 रुपए के मुझे 110 रुपए नहीं मिलेंगे, तो जो मेरे लिए आय का सर्जन करता होगा वो मेरी परिसंपत्तियां होगी, एसेट्स होगी। पता लगी बात? या वे 100 रुपए उठाए बैंक में जाकर जमा कर दे, वाणिज्यिक बैंक में, तो 100 रुपए मेरे लिए, जो मैंने पैसे बैंक में जमा करे, तो मेरे लिए तो पता क्या है, ये 100 रुपए मेरे लिए तो परिसंपत्ति, और बैंक के लिए, बैंक का दायित्व है बैंक को देने हैं। पता लग चुका? ये 100 रुपए 2 काम कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर ये 100 रुपए 2 काम कर रहे हैं। ये ना मेरे लिए, आम जनता के लिए परिसंपत्तियां, पता लग चुका? परिसंपत्तियां क्या हो? जो मेरे लिए आय का सर्जन कर सकती हो।
लेकिन बैंक ये 100 रुपए पता क्या है, ये 100 रुपए, ये 100 ही रुपए बैंक का दायित्व। दायित्व। अब बताओ, जो भारत के आम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, जाकर डिपॉजिट करते हैं, वो बैंक का दायित्व है नहीं है। दायित्व का मतलब जिम्मेदारी देना ही पड़ेगा, लाइबिलिटी उसकी देना ही पड़ेगा। और लिखे ना एटीएम के बाहर 24/7 देना ही पड़ेगा, जब चाहे जब निकाल लो। मान लो बैंक में कुछ समस्या खड़ी होगी, तुम्हारे पास पैसा, बैंक जब तक बैंक खिलाए 24 के 24 घंटे उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा पैसा 24 घंटे में कभी वापस करेगा। चाहे निजी बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर का कोई सा भी बैंक हो। अगर तुमने पैसा जमा कर रखा तो उसकी मजबूरी देना, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मना नहीं कर सकता बैंक देने से, याद रखना बात। यार तुम्हारा पैसा, ठीक। ये बात बताओ, ये 100 रुपए कितने काम कर रहे हैं? 2। ये 100 रुपए पहले नंबर पर ये आम जनता की परिसंपत्तियां, दूसरे नंबर पर बैंक का दायित्व। अब ये 100 ही रुपए, अब देखो मेरे पास 100 रुपए में खाते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने सिमरन का बेवकूफ बना दिया। ऐसे वजह मैंने 100 रुपए इसे दे दिए, मैंने कहा ले जा 100 रुपए उठाकर। तो ये बताओ, 100 रुपए मैंने दिए तो मेरे लिए तो आय का सर्जन कर रहे। अब ये 100 रुपए मेरे लिए आय का सर्जन करे तो मेरे लिए परिसंपत्तियां नहीं हुई, और सिमरन के लिए क्या हुआ? दायित्व हुआ नहीं। तो इसका मतलब इसकी लाइबिलिटी होगी, सब देना ही पड़ेगा। इसका ये मतलब होगा ये 100 रुपए, ये वाले 100 रुपए बचा 2 काम कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर पहला काम कर रहे हैं ये बैंक के लिए परिसंपत्तियां होगी 100 रुपए, परिसंपत्तियां। आज समझ में। और दूसरे नंबर पर इसके लिए क्या, आम जनता के लिए क्या होगी? दायित्व। दायित्व होगा, आज समझ में। इसे देने पड़ेंगे, ये जो पैसे 100 रुपए हैं किसे देने पड़ेंगे? बैंक को देने पड़ेंगे, इसका दायित्व होगा। ये बात बताओ, समझाइए। यदि 100 रुपए ही है ना एक ही व्यक्ति के लिए, परिसंपत्तियां भी है, दायित्व भी है, ऐसा कैसे हो सके? जैसे सुबह सुबह को मिले मुझे, क्या हाल चाल है, घाटे में भी है, नफे में भी, फायदे में भी। आराम तो भाषा में समझो। पहले ये बताओ, लैंडिंग रेट हमेशा जमा दर से ज्यादा होगा नहीं होगा? होगा, पक्की बात है, ठीक। दूसरा, जो मैं 100 रुपए बैंक में जाकर जमा कर दिए, वो मैंने जमा करे, मैं आम आदमी हूं, तो मेरे लिए दायित्व होगा कि मेरी परिसंपत्तियां होगी, क्योंकि मैंने जमा करे, ठीक। बैंक का क्या होगा? अच्छा, तो जो बैंक ने ऋण दिया, धन दिया, तो बैंक लोन देता, तो बैंक का दायित्व हो कि परिसंपत्तियां हो? ये स्टेटमेंट पेपर में पूछे हुए सारे। जो बैंक बैंक ऋण दे रहा, लोन दे रहा, जो बैंक के द्वारा दिया गया ऋण, तो बैंक की परिसंपत्तियां हो नहीं, क्योंकि बैंक के लिए आय का सर्जन करो। मैं बैंक को मैं जो इसे पैसे दिए वो मुझे धन कमा कर देगा। परिसंपत्तियों से बोलते हैं जो हमारे लिए आय का सर्जन कर सकती हो, ऐसे समझ लो। जो किसी के लिए आय का सर्जन कर सकती हो परिसंपत्ति। आय का सर्जन मतलब आय बढ़ जाती होगी, उसकी इनकम बढ़ जाती होगी। अब बता, मेरे पास 100 रुपए थे, 100 के 115 नहीं बन जाएंगे, तो मेरे लिए तो परिसंपत्ति हुई नहीं। यानी वे 100 रुपए मेरे लिए परिसंपत्तियां का भी काम कर रहे होंगे, और इसका दायित्व होगा बजा। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ऐसा करो। पागल हो गए। ये बात बताओ भाई, समझ में आई नहीं आई? अब एक बात और सुन लो, ये इन्वेस्टर्स कहते हैं निवेशक, जो निवेश करेगा। इसे पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि ये पैसा लेके तो जागी, अब कहीं ना कहीं तो खर्च करेगी। हो सकता अपने बॉयफ्रेंड पर खर्च कर, वो इन्वेस्ट नहीं है, वो तो वेस्ट है, ऐसा समझ। या हो सकता ये कोई कंपनी खोल ले, या कोई फैक्ट्री खोल ले, कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा दे, बहुत बड़ी स्टेशनरी की दुकान खोल, पैसा तो खर्च करेगी, और मेरे देश में खर्च करेगी। आज समझ में, खर्च करेगी पैसा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? जो पैसा लेना आया बैंक के पास जो पैसा लेना आया, बैंक के पास भी तो पैसा हम ही लेने जाओगे, तुम में से कोई, और हम ही जमा करेंगे। बैंक तो मजा ले उठ रहा है बीच में, शांति तो उसको कुछ नहीं, टेंशन है। बैंक दूसरों को पैसा कमा रहा, समझ गए? बैंक का काम हो दूसरे के पैसे से पैसा कमाना। तो हम कह रहे हैं कि जो बैंक है ना, बैंक दूसरे के पैसे से पैसा कमाता, बैंक में आओ, पैसा जमा करो और उधार ले जाओ पैसा, ये तो काम है बैंक का। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। अब जो बैंक आम जनता को पैसा दिया गया, ये आम जनता को आप निवेशक मान लो,
इन्वेस्टर्स मान लो, निवेशक मान लो। अगर निवेशक हो जो निवेशक जो पैसा लेकर चला गया हो, मान लो कोई कॉर्पोरेट घराना भी भी हो सके, निगमित कंपनी वाले भी हो सके, कुछ भी हो सके। बैंक तो पैसा उठाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे देश के अंदर निवेश, ये देश को निवेश को बढ़ावा देंगे। अब एक बात बताओ, अगर एक मुझे मैंने कहा इस अगली बार मेरे पास फिर पैसे लेने आई है, मैंने कहा 20%, पहले कितना था? अच्छा मतलब अब देखो मेरे रेट कैसे बढ़ रहे हैं, 20%। या गई दूसरे बैंक में, वहां जाकर पता चला वहां भी 20%, तीसरे बैंक में गई वहां भी 20%, चौथे बैंक में गई 20%। मैंने पहले कहा था मैडम पूरे बाजार घूम जाओ, ऐसा बैंक नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब घूम फिर को मेरे पास धक्के खाना है, आई नहीं धक्के खाना। फिर मैंने गाड़ी चलो 20% दे दो, लेकिन इससे डर भी है कभी इसका पैसा डूब जाए, इससे डर भी है। नहीं बताओ, मैंने ना जो बैंक के द्वारा जो ब्याज दर जो ऋण दिया जा रहा है, बैंक के द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, उसकी ब्याज दरें लगातार बढ़ा दी मैंने, बढ़ा दी। तो बताओ निवेशक कम आकर्षित होगा ज्यादा आकर्षित होगा? ये बात सही है? एक मिनट, इसका मतलब अगर बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जा रहा और उस पर ब्याज दर को बढ़ा दिया गया, बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जा रहा अगर उसको ब्याज दर को बढ़ा दिया जा, तो इसका मतलब देश के अंदर निवेश की कमी हो जाएगी। अगर देश के अंदर निवेश की कमी होगी ना, आया समझ में, तो इसका मतलब जो गरीबी का दुष्चक्र हो सारा रुक जाएगा। आया समझ में? अब भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? अब भारत सरकार का लक्ष्य बता दो, करें भारत सरकार का क्या लक्ष्य है? भारत सरकार काम करती है ग्रोथ थ्योरी पर। भारत सरकार चाहती है देश के अंदर ग्रोथ हो जाए, जीडीपी बढ़ जाए देश का। भारत जो गवर्नमेंट जो भारत सरकार है, ये भारत सरकार ये किस पर काम करती है? ग्रोथ थ्योरी पर, ग्रोथ थ्योरी पर। देश के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। अब ग्रोथ कब होगी? जब देश के अंदर सस्ती एवं पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था होगी। सस्ती हो और पर्याप्त पूंजी। अब पूंजी का मतलब क्या हो? पैसा। पैसा कहां से मिलेगा? बैंक से। और बैंक पैसा दे रहा है महंगा, ऐसे समझ मामला गड़बड़ होगा। अब ये बताओ, अब मैं तुमसे एक स्टेटमेंट पूछता हूं, तो तुम्हें बताना है बात। बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उस पर ब्याज दर को अधिक करने पर निवेश कम हो जाता है। सही बात गलत? तो यही सेम लाइन दोनों स्टेटमेंट में पूछ रखी, तो गलत थोड़ा ही पूछ रहा हो, यही लाइन उसने पूछ रखी। आया समझ में? तो ये बताओ जो ब्याज दरें वे निवेश को प्रभावित कर रही नहीं कर रही? और निवेश प्रभावित होगा तो ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि दर जिसे हम जीडीपी दर कहते हैं वह भी प्रभावित होगी। और जब जीडीपी दर प्रभावित होगी, अच्छा बढ़ाने पर नकारात्मक तरीके से प्रभावित होगी, अगर घटाने पर सकारात्मक तरीके। तो अगर देश के अंदर ग्रोथ करनी तो भारत सरकार क्या चाहेगी? भारत सरकार क्या चाहेगी? क्योंकि भारत सरकार का काम है ग्रोथ पर ध्यान देना, आर्थिक समृद्धि बढ़ाना, जीडीपी बढ़ाना भारत का। अगर भारत का जीडीपी बढ़ाना है ना, तो जरूरी होगा कि जो ब्याज दर है ना 15% या 1% 2% 5% फ्री में दे दो, बैंक फ्री में दे दो। कौन चाहेगा ऐसा? और जो बैंक तो नहीं जानेगा, बैंक तो नहीं जानेगा। बैंकों के बीच में और भारत सरकार के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई है। ऐसा समझ, बैंकों के भारत सरकार के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई है। आरबीआई ना और बैंकों के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई है। वो कहता बैंक चाहता है उसका प्रॉफिट हो, ऐसा समझ में, तो वो क्या करता? ज्यादा से ज्यादा ब्याज रेट, ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर बढ़ाता। ज्यादा भारत सरकार कहती है रोक, रोक 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 रोक, आंख दिखाता है, आंख फोड़ दो। समझ गया ना तुम? पता लग चुका? तो जो वाणिज्यिक बैंक है ना, वे निवेशक है ना, जो निवेशक जो आया समझ में, जो निवेशक है वे वाणिज्यिक बैंक ना ज्यादा से ज्यादा अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया। अब ब्याज दरों को बढ़ा दिया तो निवेश पर फर्क पड़ेगा। अगर निवेश पर फर्क पड़ेगा तो भारत की आर्थिक समृद्धि दर पर फर्क पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि दर पर फर्क पड़ेगा, भारत के जीडीपी, भारत के अंदर उत्पादन नहीं होगा। अब संरचना खराब हो जाएगी। मान लो कोई पुल बनाने वाली कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा किसके पास लेने जाएगी? बैंक के। अब बैंक ने क्या रखी? रेट बढ़ा रखे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब तो भारत सरकार क्या कहती है? जाओ तुम बैंक के पास जाओ, बैंक को तुम्हें देख लूंगा। भारत सरकार कहती है बैंक को तो हम देख लेंगे। तो भारत सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर और बैंकों के साथ मिलकर इस ब्याज दर को पिछले 4-5 सालों में कम करने पर लगी हुई। अगर यह कम होगी ना,
तो फिर ये भी कम होगी इधर साइड में, पता लग रहा है तो या तो कम होती जा रही है, कम नहीं कर रहे साइड पे। अब उन्हें बताओ, अगर हमारा लैंडिंग रेट कम होगा तो ये भी तो कम करना ही पड़ेगा। अंदर तो नैतिकता होनी चाहिए इस बैंक की, ये तो लूट लेंगे नहीं तो भारत के लोग बहुत स्मार्ट है, इंगे तो उठाएंगे जमा कर देंगे, बीच पैसा कम लोग कह रहे हम बनाएंगे तारा बैंक, इन्होंने अपने आप को बैंक बना लिया, इंगे उठाए थे जमा कर दिया। सही बात नहीं है, लेकिन भारत के लोग बहुत ही स्मार्ट है। पूछो कैसा? जब ना बैंक की व्यवस्था इतनी फली फूली थी नहीं, देखो भारत के बैंक ऐसे भी घोटाले देखे गए, और चाहे तो तुम अब भी पैसा कमा सकते हो। सुनो ध्यान से, पैसा कमाने के बहुत फंडे, अब मैंने इस तरह कई बार पैसा कमाया, कई बार। सुनो ध्यान लगेगा, मान लो तुम्हारा ICICI बैंक में अकाउंट हो तुम्हारा, ये बैंक का तुम्हारा, देखो पैसा कैसे कमाया जा, और तुम इससे लोन लेने गए, इसने तुमने लोन लिया 20,000 रुपए का, 20,000 का लोन दिया, तुमने 20,000 का लोन। अब जो 20,000 का लोन, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, तुमने 20,000 इसने दिया 10% पर, एक साल बाद तुम 10% लौटाना इसका, यानी 22,000 रुपये के आसपास लौटाना पड़ेगा तुम्हें, एक साल में लौटाना पड़ेगा। 20,000 रुपये तुमने लिया है इस बैंक से, ठीक। एक और बैंक इधर साइड में PNB, ये पता क्या, ये भी लोन दे रहा है, तुम इसके पास से भी लोन लेने चले गए, इससे भी तुमने 20,000 रुपये लिए, ऐसा समझ में नहीं। अगले ही दिन, एक दिन इस पर लिया, एक दिन इस पर लिया, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। इसने तुम्हें बता जो लोन दिया तुमने, इसने दिया 5% पर, कम रेट पर दिया लोन, ऐसा समझ में, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, 5% पर, इसका मतलब अब मैं बैंक में पैसे उठाऊंगा, अगले दिन जाकर जमा कर दूंगा, समझे नहीं क्या तुम भाई? मैं अगले दिन पे लेकर आया था, अब 20,000 रुपये जेब में आ चुके, 20 कितने होंगे, 40 हो चुके। अभी 20,000 जो क्या करूंगा मैं, कुछ दिन तो पैसा रोकूंगा, अभी इसमें जाकर आधे दिन में जाकर इस पर पैसे जमा कर दूंगा, आधे दिन में, ये 6 महीने के आसपास रुक जाऊंगा, इससे पैसे जमा कर दूंगा। 6 महीने में ना 20,000 रुपये का जम का लाभ उठाया, जम का कुछ फायदा नहीं। 20,000 रुपये मैंने कहीं इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में कमा भी सकूं। आजकल बहुत लोग पैसा इस तरह कमा रहे हैं, आजकल दिमाग नहीं काम करता, आजकल बॉडी काम करता, फावला उठाया, काम करना स्टार्ट कर दिया, दिमाग काम कर रहा है। एक बैंक से लिया, दूसरे बैंक में चले गए, बैंक दूसरे से लिया, तीसरे में चले गए, और जहां से प्रॉफिट होगा ऐसे गेन कर रहे। ये बात पता किसे लगे? पता RBI को। किस? इसलिए RBI ने ना रेगुलेशन लगा दिया कि RBI ने कहा अगर किसी इंसान को लोन देना पहले चेक करो उसको कोई पुराना लोन तो नहीं है। देखा, अब पुराना लोन होगा तो भी नया लोन इशू होगा बेटा, समझ में आया बात? नहीं तो एक बहुत चला, इस तरह मैंने बहुत पैसा कमाया। मैं IPL में इस तरह पैसा कमाता, जो IPL खेल रहे, सट्टा खेलना भी सिखाता हूँ, तो सुन। IPL में क्या हो, 2 टीम खेले एक साथ, एक टीम पे पैसा लगाने बने 5,000, एक पे मिले 10,000, तो मैंने सोचा दोनों पे लगाते हैं, और दोनों पे लगाए ना, एक पे डूब भी गए ना तो कोई दिक्कत है, तो बराबर जहां बैठ जाता ना हमारा, अगर नहीं जगह तो तभी सेब पड़े रहेंगे हमारे, आए तो न तभी हमारे सेब पड़े रहेंगे, तो दोनों पे लगा दिए। जब दोनों पैसे लगा दिए तो क्या हुआ, एक पे जितने पे मिल जाएंगे और दूसरी जीते तो उतने मिल जाएंगे, तो बराबर का अप्रोच चल जा, तो दिमाग का कहीं ना पड़ा, एक जगह नहीं आएगी, एक ही तरफ पैसा लगा दिया सारा। तो जो हाईली माइंडेड लोग हो ना, वे अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, सब जगह अलग अलग लगा कर रखते हैं पैसा। वे तुम बताया, ऐसे भी तुम दिमाग चला के पैसा लगा सकते हो, पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके थे, अब तो सारे रास्ते बंद कर दिए, लोग बहुत जागरूक होते जा रहे हैं। ये बता रहा हूँ भारत के लोग पैसा खोरी में कितने तेज है, ये बता रहा था मैं। UPSC कैसा सवाल पूछा, UPSC सवाल पूछा कि भारत जो वाणिज्यिक बैंक उनके द्वारा जो ब्याज दर, अगर ब्याज दर को कम कर दिया जा, जो ऋण दिया जा रहा, उधार दिया जा रहा है, जो लैंडिंग रेट पर पैसा दिया जा रहा, अगर उस दर को कम कर दिया जा तो आर्थिक समृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम कर दिया, अब कम कर दिया तो आर्थिक समृद्धि, ऑप्शन में सही लिखा होता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिचित रहेगी, इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। अगर मैंने इसे बढ़ा दिया तो घट जाएगी, निवेशक आने का ही नहीं, निवेशक आकर्षित नहीं होने का, अरे हम तो नहीं आते, देखा नहीं पूरे गांव में चक्कर काटने स्टार्ट कर देते हैं ना। अभी बताया तो बुरा ना मानिए, तो बुरा ना मानिए, चुपचाप बैठ जाओ। अरे इधर फंस गया, नहीं तो उदाहरण सारी देता है तो साइड में। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है? तक एक चीज और पूछता हूं तुमसे, तो भारत सरकार किस पर काम करती है? ग्रोथ थ्योरी पर, आर्थिक समृद्धि पर, GDP बढ़ाने पर, उत्पादन बढ़ाने पर,
आय बढ़ाने पर, उत्पादन, आय और वह, एक ही सिक्के के तीन पहलू। कुछ तो नहीं याद रहा, ये याद रहा। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, तो जो उत्पादन हो वो ब्याज का, चुप हो जाओ, जो उत्पादन, जो ब्याज हो वो उत्पादन लागत का अहम हिस्सा नहीं है। मैंने तुम बताया था उत्पादन कब होगा, जब उसमें ब्याज, देखो उत्पादन कैसे जुड़ेगा। 8 रुपए का उत्पादन हुआ था, याद करो, पहली क्लास हुआ। 2 रुपए तो किराए के दिए थे हमने, इस तरह करके 2 रुपए मजदूरी के दिए थे हमने, 2 रुपए हमने दिए थे पूंजी, 2 रुपए श्रमिक के, और 2 रुपए का हम ब्याज दिया था। 2 चौक कितने हो गए थे? 8। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ जाएगा, अगर ब्याज बढ़ेगा ये बढ़ जाएगा। आया समझ में? इसका क्या मतलब है? अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? हम क्या चाहते हैं, ये ब्याज जो ब्याज कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये कम रेट पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कम रेट पर तो फायदा इस पर पहुंच जाएगा सीधा, ऐसे तो वो प्रोडक्शन पर। ठीक है, दोबारा देंगे इसका उदाहरण, घबराओ ना, इतना टेक्निकल ना हो। तो ब्याज है ना जो उत्पादन लागत का अहम हिस्सा हो, ऐसा समझ, जो ब्याज हो उत्पादन लागत का अहम हिस्सा हो। हम चाहते हैं जो ब्याज दर है ना, ब्याज कम से कम लिया जा, तो ब्याज दर है ना उसे कम से कम रखा जा। ये कौन चाहता? भारत के आम लोग चाहते हैं और भारत सरकार चाहती है। क्या बैंक ऐसा चाहता? इकोनॉमिक्स में यही रूल हो, अगर एक तरफ किसी को फायदा होगा तो दूसरी तरफ से किसी को नुकसान होगा। मान लो कि तुम्हारे ऊपर किसी का कर्जा, और तुमने कर्जा चुकता कर दिया, तुमने पैसा दे दिया, उसका दे दिया तो उसे तो फायदा होगा, जिसे दिया तो तुम्हें तो नुकसान होगा। ऐसा समझो। तो इकोनॉमिक्स में अगर एक तरफ किसी को फायदा होगा तो दूसरी तरफ कैसे किसी को नुकसान होगा। ऐसा समझो। मैंने तुम्हें कहानी भी कई बार सुना चुका मैं कि 100 रुपये है ना, इकोनॉमिक्स इतनी खतरनाक चीज है। अगर कोई सारे कर्जे में डूबा हुआ है ना, 10,000 रुपये पूरे सारे का कर्जा उतार देंगे। अगर पूरे सारे पे 10,000 रुपये कर्जा दो, पूरे सारे पे 10,000 रुपये कर्जा। एक मार्केट में घुसा व्यक्ति, 10,000 रुपये से दिए, 10,000 से दिए, कैसे हुआ? मैंने एक कहानी सुनाई थी तुम्हें, शादी सुनाई नहीं क्या? हाँ, एक आदमी था वो होटल में गया था, शायद डूबा हुआ था, होटल के पैसे थे भैंस वाले पर। आए समझ में? तो दोबारा सुन लो, ये होटल है, पूरा शहर है, एक तरफ पूरी सिटी है, ये पूरा शहर कर्जे में डूबा हुआ, यहाँ कोई आता ही नहीं। आए समझ? धोखे थे कि निवेशक घुस गए इसमें मेरे फंस गया आज यार। ऐसे समझ लो, ये सिटी के अंदर, शहर के अंदर निवेशक घुस गए, पूरा शहर कर्जे में डूबा हुआ, पूरे शहर की जीडीपी नीचे जा रही। होटल वाले बैठे हैं यहाँ, ये रास्ते में होटल है, ये मैडम सही गई अपने पति के साथ, ऐसे समझ लो, आज होटल में गई है, ये कमरा घूमना देख कर आज यही ठहरेंगे। समझ में आया बात? है जब यही ठहरेंगे, इन्होंने प्लान बना लिया, कोई बात नहीं, जब प्लान बनाया तो इन्होंने कहा मुझको तो अच्छा लग रहा है, नहीं ठीक है ठीक। अब चुप हो, सुन तो ले। होटल वाले में से ना 100 रुपये जमा कर दिए, 100 रुपये नहीं 500 रुपये, 500 रुपये जमा कर दिए। कोई नहीं तो कोई आया था ही नहीं, जब 500 रुपये जमा कर दिए, हाँ होटल के अंदर 500 रुपये इसने जमा कर दिए, तो होटल वाले पे का पास कर जाता दूध वाले का। दूध वाला वो गया फटाफट भाग कर, इन्होंने कहा मैडम सहीबा को कमरा दिखाओ। मैडम सहीबा के पति थे ना जो, ये ऊपर कमरा देखने, कमरा ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। एक चुन्नू मुन्नू चल रहा था इनके साथ, ऐसा नहीं। हाँ तो क्या हो, चुन्नू मुन्नू, चुप हो जा। तो सुन लो, अब चुन्नू मुन्नू चले रहा था, चुन्नू मुन्नू कह रहा मम्मी रुक जाओ, चल भाग गया था। ये चल भाग गया था कबाब भट्टी। चुप हो जाओ, चुप। तो होटल वाला खुश हो चुका, 500 रुपये कर जाता उस पर, 500 रुपये देने चला गया वो दूध वाले को। अब दूध वाला खुश होगा, 500 रुपये आ गए, क्योंकि दूध वाले को परेशान कर रखा था भैंस वाले ने, आए समझ में। और भैंस वो इतना 500 रुपये भैंस वाले को देने चला गया, भैंस से देने। ये मैडम सही बात, इनके पति कमरा देख रहे हैं, या कह रही अब बता इसे की तो बहुत होने के अंदर में, ये सही नहीं है, दूसरे वाले कमरे में चलते हैं, ये सही नहीं है, इसका देखिए कितनी डस्ट हो रही है यहाँ पे, ये फ्लांट इनका। अब ये इन 20 कमरे में चक्कर कटवा रखे अपने पति को वहीं से। चुप। और जो ना इतना हो, वो 500 रुपये लेकर दूध वाले के पास चले गए, दूध वाला भैंस वाले के पास चला गया। आज तो भैंस वाला पता चला गया चारे वाले के पास, चारा वाला उसको छोड़ जा रहा था। खुश होगा आज वो कि बड़े दिनों बाद 500 रुपये आए,
इतना इतना जो याती इतना इतना अगले कमरे में पहुंच गई, ये कमरा निकल बढ़िया नहीं है, ये कमरे की चेकिंग करती फिर रही। और वो ना टुन्नू मुन्नू इसके साथ ऐसे बदल, वो टुन्नू मुन्नू इसके साथ आप पकड़े, मम्मी 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 पापा पापा, ठीक है चुप हो जाओ, बात करो चुप हो जाओ। चारा वाले के पास, चारा वाला चला गया जमीन वाले के पास, 500 रुपये लेकर जमीन वाले के पास, ऐसे मतलब। और जमीन वाले ने ना पैसे ले रखे थे होटल वाले से। जमीन वाले ने पैसे ले रखे थे किस तो होटल वाले से, और इस पर 500 रुपये कर जाता, ये 500 रुपये लेकर फिर ही आएगा। उसे क्या पता कौन आया, उसे बताइए 500 रुपये इसके पास चल के आ गया। इतना है मैडम सही भाई, ऊपर से आ गई, पता क्या कह रही, इस होटल में मुझे कोई कमरा पसंद नहीं है, ऐसे समझना 500 रुपये वापस करवा लिए इसने, ठीक है नहीं कंजूसता है यार, ऐसे मान लो 500 रुपये वापस लेगा ना। अपनी गाड़ी थी, 4 पहियों गाड़ी होगी इसके पति के पास, ऐसे समझ में फरारी बैठी और चुन्नू मुन्नू को लेकर उड़ली, ऐसे समझ में। इस शहर में कोई मतलब ही नहीं है, पूरे शहर में ना अकेली बंदी ने सबका कर्जा उतार दिया, सबका कर्जा उतर गया, पूरा शहर कर्जे में था नहीं, अपने 500 रुपये लगा कर भागी। किसी पे क्या फर्क पड़ा, किसी पे फर्क पड़ क्या पड़ा मुझे नहीं बता दो, पूरा शहर कर्जा उतार कर भागी। इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या सीखे, इससे क्या सीखे, क्या सीखे इससे, सोचने वाली बात है। गोल्ड तो ये कर दिया आज। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, इससे क्या सीखे, इससे सीखे, इससे सीखे इकोनॉमिक्स, बताऊँ क्या सीखा। अगर भारत के अंदर निवेश बढ़ रहा, भारत सरकार किसका ध्यान रखती है, ग्रोथ थ्योरी, जीडीपी बढ़ाना चाहती है भारत सरकार, तो बैंक को तो क्या अपेक्षा करती है कि भाई तुम ब्याज दर कम रखना चाहिए ताकि निवेशक तुम्हारे पास आ सके, ऐसा में निवेश कर सके। और जब निवेशक आगा वो पुलों में पैसा इन्वेस्ट करेगा, भारत सरकार भारत का ही नाम रोशन करेगा, बड़ी बड़ी सड़कें बनागा, ऐसा समझ में, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट बनागा, सागरमाला परियोजना पर पैसा खर्च करेगा, एयरपोर्ट बनागा हो, ऐसा समझ में, नई नई ट्रेनें चलागा, स्टेशन को सही करेगा निवेशक। उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा महंगा चाहिए कि ज्यादा सस्ता चाहिए, सस्ता। पैसा मिलेगा कहां से, एक मिनट रुक जाओ, सबका खाता योगा लग बजी था बैठे बैंक में, ठीक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना। जो बैंक कने हैं, जो बैंक को पैसे जमा करने जा रहे हैं, ये इंसान थोड़ा ही है, इधर इन्हें जरूरत नहीं है, इधर देखो इधर देखो। जो बैंक है ना, बैंक में पिकनिक मनाने जाना है, पिकनिक मनाने, जो बैंक है आजकल ऐसा देखा गया, ध्यान से सुन लेना, वर्तमान समय की क्या हालत है। ये जो आम जनता क्या चाहती है कि जो बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंक, इनसे ज्यादा इस रेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर दे, और वाणिज्यिक बैंक क्या चाहता, उसे कम से कम कर रखा, ऐसा समझ। वाणिज्यिक बैंक चाहता है इसे बढ़ा दो, अब भारत सरकार क्या चाहती है, भारत चाहती है इसे घटा दो, ऐसा समझ। तो भारत सरकार और आरबीआई दोनों मिल गए, आरबीआई और भारत सरकार दोनों मिल गए, और आरबीआई और भारत सरकार ने ना दोनों ने मिलकर इस ब्याज दर को ना कम से कम करने की कोशिश करी, समझे। आरबीआई और जो वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई वाणिज्यिक बैंक ने ना इस ब्याज दर को कम से कम करने की कोशिश करी, समझे। आरबीआई ने और भारत सरकार ने इस ब्याज दर को कम से कम करने की कोशिश करी, ठीक, कर भी दी। अगर यह कम या दर या रेट कम होगी तो इधर, अगर ये लैंडिंग रेट कम होगा तो ये भी तो फिर कम करना पड़ेगा, आया समझ में, कम करना पड़ेगा। और कहते हैं कि ना जो वाणिज्यिक बैंक ने इस रेट को, इस डिपॉजिट रेट को वर्तमान समय में, रियलिटी बताओ, रियलिटी में लगभग 3.5 के आसपास रख रखा है।
इतना कम ब्याज दे रहा है। 100 रुपये बैंक में जाकर जमा करे, 103 रुपये मिलेंगे 1 साल बाद। समझे? यहां तो सुनो अच्छे तरीके से। जो ब्याज दर है ना, जो बैंक जमा ब्याज दर, जो जमा ब्याज दर आम लोगों को जो मिल रहा है, जो डिपॉजिट रेट है ना, वो कितना हुआ? वो हमारा डिपॉजिट रेट 3.5% के आसपास है, लगभग 3.6 के आसपास होगा। तुम चेक भी कर सकते हो। अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो, सब बैंकों का अलग अलग हो, लेकिन अधिकांश बैंकों का जो इसके आसपास ही रहेगा, 4 के आसपास ही रहेगा अधिकांश बैंकों का। आया समझ में? सब बैंकों के प्लानिंग हो, सबका अलग अलग। जब HDFC में जाओगे वहां ज्यादा 4% हो जाएगा। जो प्राइवेट बैंक पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है, प्राइवेट, वो इस रेट को ज्यादा रखेगा, इसलिए उसकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित होंगे। लेकिन भारत के लोग बड़े बदतमीज है, उन्हें सरकारी चीजों ज्यादा लगा वो। वे सरकार आज डूबेंगे तो सरकार के चक्कर में डूबेंगे। उन्हें पता प्राइवेट बैंक में भी और सरकारी बैंक में भी सबका पैसा इतना सेफ है। रेगुलेट तो RBI कर रहा है, उन्हें इतनी बात अकल है नहीं उनके दिमाग में, इसलिए बार बार SBI में धक्के खाएंगे, नहीं तो PNB में धक्के खाएंगे। 2 जगह से धक्के खाएंगे भारत के लोग हैं। अब जो ब्याज दर वो 3.5% के आसपास, जो ब्याज दर डिपॉजिट रेट हो 3.5% के आसपास है सभी बैंकों का। अगर हमने बैंक में पैसे जमा कर भी दिए जाकर, तो 1 साल बाद मुझे लगभग 3.5 रुपये मिलेंगे 100 रुपये पर। 100 रुपये मैंने बैंक में जमा कर दिए। और दूसरे नंबर पर, अब बैंक में जमा करने में फायदा, पैसा तो फायदा है बैंक में जमा करने में, लेकिन समस्या पता क्या है? 1 साल के दौरान ना, जो हमारे यहाँ RBI है, हमारे यहाँ एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके द्वारा एक महंगाई की दर बताई जा। जो महंगाई की दर हमारे यहाँ 5% 6% के आसपास बनेगी, 6% के आसपास बनेगी। अभी 6% तो हमारे यहाँ ब्याज दर वो बनी हुई, इन्फ्लेशन रेट, जिसे हम महंगाई दर बोल रहे हैं। महंगाई दर कितनी? 1 साल में महंगाई 6% बढ़ जा, और ब्याज मिलना मुझे वहां बैंक पर 3.5% का। तो इसका मतलब मैं 100 रुपये पर तो मैं तो घाटे में चला गया। तो जो होशियार लोग है ना, वे बैंक में इसलिए पैसे जमा कर, पहले में महंगाई की दर को देखेंगे। अब अंधे यहाँ के सारे लोग, उन्होंने महंगाई की दर कितनी चल रही, घंटों सालों तो बैंक में जाकर डाल कर रखेंगे पैसे। अगर तुमने बैंक में डाल भी दिया तो तुम्हारा पैसा तो कमजोर हो रहा है। महंगाई की दर होने का मतलब तुम्हारा पैसा 6% तक कितने तो कमजोर हुआ जो तुमने बैंक में रख रखा था। 6 में तो 3.5 घटाओ, 6 में 3.5 घटाओगे तो बैठेगा, बताओ 2.5 बैठेगा नहीं बैठेगा? तो 2.5 तुम्हारे पैसा कमजोर हो चुका, इतना माइनस में चला गया तुम्हारा पैसा, डूब गया तुम्हारा पैसा। दोबारा फिर समझ लिया बात को, ये बहुत गहराई वाली बातें हैं, आया समझ में? इसलिए भारत के जो लोग है ना, इस बात को ध्यान में रखते, जो अच्छे डिपॉजिट होल्डर है ना, जो पैसा कस्टमर, वे हमेशा बैंक में पैसा जमा करने से पहले चेक करेंगे कि महंगाई दर कितनी चल रही। अगर महंगाई दर इतनी ज्यादा चल रही कि वो ना महंगाई दर ज्यादा और जो बैंक में पैसा मिलने वाला वो कम, उस वजह से माइनस कर लेना। इसका मतलब तुम्हारा पैसा ना घटेगा ही जाकर 1 साल में 2.5% की दर से घट जाएगा, क्योंकि तुम निकालोगे तो कहीं खर्च करोगे। अगर तुम 1 साल पहले खर्च करने जाते, ऐसा समझ में, फिर 1 साल बाद खर्च करने जाओगे तो चीजें महंगी नहीं हो चुकी होगी, तो तुम्हारा पैसा तो कमजोर पड़ चुका बैंक में पड़ा। इसका मतलब वहां बैंक में पैसे जमा करने तो कोई फायदा नहीं है। यह बात पता कौन समझ रहा है? आज का नया युवा वर्ग। इस नया युवा वर्ग में यही तो जोश है इस बात का, ऐसे समझ में। वो नया युवा वर्ग इस बात को समझ रहा कि वो ना बैंक में पैसा जमा करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो शेयर मार्केट में पैसा डाल लगा, बॉन्ड खरीद लगा, म्यूचुअल फंड में जाकर पैसा इकट्ठा कहीं और लगागा पैसा। बैंक में पैसा डालना उस तो बड़ा मूर्ख कोई नहीं है जो बैंक में पैसा डाल लगा उस पर ज्यादा पैसा। देख लो, क्योंकि महंगाई की दर को नहीं ध्यान में रख रहा ना। समझ गया तुम बात? बहुत गहराई वाली बातें बताई मैंने तुम्हें। UPSC का यहां से रिश्ता ना था, वो नहीं है कि कौन सा बैंक कब बना है, वो उस तो मतलब नहीं है उस, वो ये सब चीजें पूछेगा। क्योंकि महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए बैंक में जब पैसा डालिए भैया। आज का नया युवा वर्ग में इसे प्रणाम करता हूं, इसकी सोच बदल रही, इसलिए बदल रही क्योंकि इसकी सोच क्योंकि उसे जानकारी है। मोबाइल फोन आज उसके हाथ में और सब कुछ उस पूरी दुनिया के नीचे, जिसके हाथ में मोबाइल फोन हो, अगर तो थोड़ा सा नॉलेज है सर्च करने की। महंगाई की दर 6%, ब्याज दर 3.5%, घटाओगे -2.5%। जब जैसे इसे घटाओगे देखोगे तो 2.5% के आसपास रेट बैठेगा। तो इसका मतलब तुम्हारा जो बैंक को पैसा डाल रखा था ना, वो 2.5 की रेट से घट गया। ऐसे बच उसका डीवैल्यूएशन होगा, इसका मतलब उसकी क्रय क्षमता कमजोर हो चुकी, और 2.5 की दर से उसकी क्रय क्षमता कमजोर हो चुकी, वस्तु खरीदने की क्षमता 2.5 तक गिर चुकी है। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन समझ में आ रहा है, जो पता लग चुका। तुम बैंक में पैसा जमा करो कोई फायदा नहीं है, इतना तो पता लग चुका होगा।
क्योंकि महंगाई की दर ज्यादा, और जो बैंक हमें पैसा दे रहा है ब्याज पर, ब्याज दे रहा है हमें पैसे पर, हमारे पैसे पे ब्याज दे रहा है, वो कम हो। अगर ये ज्यादा हो उस बैंक में पैसे जमा करो जिसमें महंगाई की। वर्तमान समय में गूगल पर टाइप करोगे ना, भारत की इन्फ्लेशन रेट अभी क्या चल रहा है, वो 6 के आसपास चल रहा है, 6-7 के आसपास बना हुआ। और यहाँ बैंक तो तुम्हें रेट दे रहा है इतना, तो इसका मतलब अच्छे कस्टमर की यही पहचान हो, अच्छे ग्राहक की यही पहचान हो, वो जागरूक हो, जागरूक होगा, महंगाई की दर को ध्यान में रखते बैंक को पैसे जमा करेगा। ऐसे में मैं 20-25 हजार के आसपास बैंक से ज्यादा फालतू मन डालता, सब चीजें पहले चेक कर रखूँ, इसी मैं बहुत होशियार हूँ। ऐसा इधर उधर डाल कर रखूँ, सारा का पैसा बांट कर रखूँ। और ये भारत के आम लोगों का तो शोषण हो रहा है, उसे पता ही नहीं। उन्होंने 20,000, 25,000, 30,000, 80,000, 100,000 बैंक बना रखे एक साल में, उसे भी नहीं पता उसका पैसा कमजोर हो रहा है। क्योंकि अधिकांश बैंकों का पहले बैंक रेट चेक कर लियो कितना ब्याज दे रहा है, फिर इन्फ्लेशन रेट चेक कर लियो तो तुम्हारा पैसा कमजोर हो रहा है। इससे बेहतरीन होगा तुम सोना खरीद के रख लो, गोल्ड खरीद के रख लो, गोल्ड का रेट लॉन्ग टर्म बढ़ेगा। ये नया युवा वर्ग है ना, इसमें तमीज है, या फिर जमीन खरीद कर रख लो उस पैसे की, वो सबसे बेस्ट। बैंक में पैसा डालना मूर्खता होगी। तो यहाँ हमें भी नहीं है कि हम सीखेंगे वही सीखेंगे जो किताबों तो बाहर निकल कर मैं तुम्हें पैसा मैनेज करना सिखाऊंगा। बात समझ में आई? अब बताओ कि नया युवा वर्ग इसकी तरफ दौड़ा होगा, पता लगा क्यों नहीं दौड़ने का? क्यों? क्योंकि महंगाई की दर ज्यादा, और महंगाई की दर ज्यादा और ब्याज दर कम। अब ब्याज दर जो बैंक हमें ना जो डिपॉजिट रेट दे रहा है वो कम, तो हमारा जो पैसे की क्रय क्षमता ना वो कमजोर हो जाएगी। और कितने तो कमजोर है तो घटा के देख लेंगे महंगाई की दर में से, इतने तो हमारा पैसा कमजोर हो रहा है। इसलिए नए युवा वर्ग में बुद्धि है, वो ना पता क्या करता, वो चाहता देखो महंगाई की दर ना ब्याज दर से ज्यादा, महंगाई की दर ब्याज दर से ज्यादा होगी ना तो पता क्या होगा, नया युवा निवेश नहीं करने, नया युवा बैंक मनी की तरफ नहीं जाने का। अगर वो बैंक की तरफ नहीं जाने का ना तो फिर वहाँ ये बैंक लोन देने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। अब धीरे धीरे बैंकों की समस्याएं लगातार बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पर। इसलिए बैंक को मेहनत करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्याज दरों से बढ़ाना होगा ब्याज दरों को। ब्याज दर दी तो इसे ब्याज दर बोलो, इसे ब्याज दर बोलो, या कौन सी ये जमा ब्याज दर, वह कौन सी वह ऋण ब्याज दर, उधार जो दे रहे, समझ में आया बात है? ठीक। तो जो ब्याज दर है, ब्याज दर देखो, ब्याज दर अगर ब्याज दर एक स्टेटमेंट पूछता हूं, अगर ब्याज दर ज्यादा हो, ब्याज दर ज्यादा हो महंगाई की दर से, तो फायदा फायदा है नुकसान है? फायदा। इससे बेहतरीन तो कुछ भी नहीं है ब्याज दर ज्यादा। दूसरा स्टेटमेंट, इस बार इधर महंगाई कर दी मैंने, महंगाई है तो यहाँ क्या दर बैठने का ब्याज दर, तो इसका क्या मतलब होगा? नुकसान होगा, फायदा नहीं है। ठीक। अगर महंगाई ज्यादा होगी तो जो ब्याज, अगर महंगाई ज्यादा होगी तो ये बताओ अगर महंगाई ज्यादा होगी और ब्याज दर कम होगी, महंगाई ज्यादा और ब्याज दर कम होगी, तो भारत के लोग ये बताओ बैंक में जाएंगे क्या? भारत के लोग बचत करेंगे क्या? बचत करेंगे भारत के लोग? क्यों करेंगे? बचत कहाँ हो? बैंक में। तो बचत की दर नहीं कम हो जाएगी? कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बचत की दर कम हो जा रही। अब पिछले कुछ सालों में देखा गया बचत की दर लगातार कम होती चली जा रही। लोग भारत के अंदर ना जो एक रेशो निकालना था, एक तीसरा कंडीशन बताओ ज्यादा। अच्छा इस कंडीशन बताओ, अगर ब्याज दर ज्यादा होगी और महंगाई कम होगी तो इसका मतलब बचत की दर बढ़ जाएगी। यहाँ तो बचत की दर बढ़ जाएगी, ये सारे सवाल पेपर में पूछे हुए। बचत की दर बढ़ जाएगी, बढ़ने का चिन्ह है। और यहाँ क्या होगा? बचत की दर कम हो जाएगी। इसका मतलब बचत की दर, भारत के लोग बैंक में जाने की ही नहीं, क्योंकि महंगाई ज्यादा और ब्याज दर कम। अगर महंगाई ज्यादा होगी और ब्याज दर कम तो बैंक में जाएगा कौन फिर? क्योंकि पैसा घटाना थोड़ा ही ले जाएगा, वहाँ एक साल में घटेगा ही नहीं हो। तो बचत की दर, तो जो बचत की दर है ना वो कम होगी। दूसरे नंबर पे क्या है? महंगाई है वो किसके दर बराबर? ब्याज दर के। तो महंगाई अगर ब्याज दर के बराबर होगी इसका मतलब भी बता दो क्या हो जाए? महंगाई ब्याज दर के बराबर होगी। अगर महंगाई की दर ब्याज दर के बराबर हो तो बैंक में जमा करने में फायदा क्या? तुम्हारा क्या बैंक में जमा करना चाहिए नहीं? बचत की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत की दर पर क्या प्रभाव? बचत की दर बढ़ेगी घटेगी? अपरिवर्तित रहेगी। इसे सवाल पेपर में पूछा हुआ, अगर महंगाई की दर ब्याज की दर के दोनों बराबर हो तो पूछा बचत की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महंगाई की दर अगर ब्याज की दर दोनों बराबर हो, बचत की दर पर क्या प्रभाव? बचत की दर अपरिवर्तित रहेगी।
ये सारे सवाल पेपर में पूछे हुए। अगर महंगाई की दर ब्याज की दर से ज्यादा हो तो बचत की दर कम हो जाएगी। महंगाई ज्यादा और ब्याज की दर कम तो कौन जाएगा बैंक में? सिर में दर्द होने के फालतू का। अगर मैं ब्याज की दर ज्यादा और महंगाई कम, ब्याज की दर ज्यादा और महंगाई कम, ऐसे समझ, महंगाई तो कम और ब्याज की दर ज्यादा, अब बैंक बचाने में फायदा, ऐसे समझ। जब बैंक बचाने में फायदा तो बचत की दर बढ़ जाएगी, तो बचत की दर बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ जाएगी? और यहाँ घट जाएगी, और यहाँ रहेगी अपरिवर्तित। बचत की दर अपरिवर्तित, बचत की दर अपरिवर्तित का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होने का। इतनी बात बताओ समझ में नहीं। उसके बाद जो सेविंग टू जीडीपी रेशो होगा, सेविंग टू जीडीपी रेशो, वो ना 32% से ज्यादा। हाँ, और ये पहले ना किसी जमाने में 38%, 34% इतना हुआ करता था। यानी अपने जीडीपी का भारत के लोग 32%, भारत के अंदर जितना पैसा कमाया जा रहा था ना, जितना भी पैसा कमाया जा रहा, जितना भी पैसा कमाया जा रहा था, भारत के लोगों ने अगर 100 रुपए कमाए ना, जो समझे 32 रुपए बचत कर रहे थे। भारत के लोगों ने 100 रुपए कमाए तो 32 रुपए बचत कर रहे थे वे। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया बचत की दर कम हो रही। अच्छा, बचत की दर कम हो रही, बचत की दर कम क्यों हो रही? क्योंकि बचत की दर कम कहां हो रही? क्योंकि महंगाई बढ़ रही। तो महंगाई बढ़ने से बचत की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारे सवाल पेपर में पूछे हुए। जब तक तुम बताओ, अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गया तो बचत की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बचत की दर मैं बचत करूंगा वहां जाकर बैंक में जमा करूंगा तो बचत की दर कमजोर नहीं हो जाएगी। अब देख, अगला सवाल एक करके सवाल निकाल लूंगा मैं, ध्यान से सुन लेना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ गई यहां से देखो, तो बचत की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगी। सोचना भी दिमाग पर डालना भी जोर। अच्छा, महंगाई ज्यादा, अच्छा तो ब्याज दर कम, महंगाई ज्यादा और ब्याज दर क्या है? कम। तो इसका मतलब भारत के लोगों को बैंक बचत करने में कोई फायदा नहीं है, और फायदा नहीं है तो बचत की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बचत की दर कम होगी। दिमाग पर जोर डालना पड़ा दिमाग पर। महंगाई की दर अगर बचत की दर दोनों बराबर हो, यदि महंगाई की दर बचत की दर दोनों बराबर हो, तो बचत की दर नहीं, ब्याज की दर, महंगाई दर और ब्याज दर दोनों बराबर हो, तो महंगाई दर और ब्याज दर बराबर हो तो भारत की जो बचत की दर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने का। अच्छा, अब सवाल पूछा जाएगा तुमसे, सेविंग टू जीडीपी रेशो ना ये लगातार घट रहा है, इसका मतलब भारत के लोग कम बचत कर रहे हैं। अब बचत क्यों कर रहे? इसका मतलब पक्की बात है, बचत कम क्यों कर रहे? बैंक में पैसा जमा करने नहीं जा रहे। अब बैंक में पैसे जमा क्यों नहीं करने जा रहे? क्योंकि महंगाई की दर ज्यादा, क्योंकि ब्याज दर कम है। अब ब्याज दर कम हो रही है, जब ब्याज दर कम है किसके अपेक्षा? महंगाई की दर की। तो इसका मतलब महंगाई ज्यादा, और जब महंगाई ज्यादा तो फिर बैंक में जमा करने में फायदा है ही नहीं, क्योंकि उनका पैसा एक साल में जमा करने में घटेगा ही। इसलिए बैंक की तरफ नहीं दौड़ने के, अब म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाएंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे सरकार के, सोना खरीद लेंगे, जमीन खरीद लेंगे, बिल्डिंग खरीद लेंगे, बैंक में पैसे जमा नहीं करने के। अपना पैसा, अपनी संपत्ति घटानी थोड़ा ही। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है, तुम बताना मैं क्या करूं। नंबर फर्स्ट, भारत के लोग जो सब काम करते हैं ना, पुराने लोग जो काम करते थे, बैंक में जमा कर दो। नंबर 2, जमीन खरीद लो। नंबर 3, सोना खरीद लो। नंबर 4, जो तुम्हें नहीं पता, म्यूचुअल फंड में लगा दो। नंबर 5, ऐसे बॉन्ड खरीद लो। नंबर 6, अमेरिकन मार्केट में निवेश कर दो। शुरू के 3-4 तो सारे समझ में आए होंगे, आगे के सॉफ्टवेयर उड़ते जा रहे होंगे। तो इसका मतलब पता क्या है, शुरू के जो 2-3 काम थे ना, वो तो तुम्हें पता, वही तुमने सुना आज तक। नीचे के जो है ना, वे बहुत अट्रैक्टिव चीज है, वे ज्यादा पैसा देंगे, रिस्क भी वहां ज्यादा। शेयर मार्केट में लगा दो, वहां रिस्क भी ज्यादा, फिर प्रॉफिट भी ज्यादा। तो जो नई जनरेशन है ना, वो नीचे वाले पॉइंट की तरफ भाग रही। ये तुम्हें सब समझाने का मौका मिलेगा। लेकिन बैंक में नहीं रखूंगा, क्योंकि बैंक में रखने पे 1 साल में पैसा घटेगा, इतना पता लग चुका मुझे, क्योंकि महंगाई की दर ज्यादा। और जब महंगाई की दर ज्यादा होगी और बचत दर महंगाई की दर ज्यादा होगी और ब्याज दर कम होगी, तो क्यों रखूं बैंक में? रखता नहीं। समझ गए? क्यों? समझ गए? चलो एक करके सवाल पूछेंगे तुमसे, तुम बताना क्या बात होगी। और ये सेविंग टू जीडीपी रेशो लगभग 28-29% के आसपास चल रहा है। तुम चेक करके मुझे खुद ही बताना कि सेविंग टू जीडीपी रेशो, उस पर गूगल पर सर्च कर, सेविंग टू जीडीपी रेशो, बचत और जीडीपी रेशो कितना चल रहा है। सेविंग टू जीडीपी रेशो बोल रहे सर, यानी भारत के लोग ना अपने जीडीपी का कितने % बचा रहे हैं। तो भारत के लोगों ने 100 रुपए कमाए ना, 29 रुपए बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सेविंग जो पहले 32 बचा रहे थे, अब 29 बचा रहे। इसका मतलब बैंक में पहले 32 रुपए जमा कर रहे थे, अब 29 रुपए जमा कर रहे। लगातार घट रहा। ये घटना इस बात का प्रतीक है, महंगाई बढ़ रही। अब इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई को। जो इन्फ्लेशन रेट है ना, जो महंगाई की दर,
वो लगातार बढ़ती जा रही। अब सवाल पूछता हूँ, तुम बताना इसका उत्तर क्या होगा। सुन लो, ध्यान लगाएगा। ब्याज दरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्याज दरें बढ़ने पर महंगाई की दर कम होने लगती है। ब्याज दर बढ़ने पर महंगाई कम हो जाती है, सही है, सोच लो। हाँ, अब ध्यान से सुन देना ना। ब्याज दर महंगाई बढ़ने पर, महंगाई, ध्यान से सुनना, महंगाई बढ़ने पर बचत की दर बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाएगी तो बचत बचा लेगा कौन है? सिंपल है, महंगाई बढ़ रही, कहां तक बचा लोगे? सारा तो वैसे इससे भी बाहर निकल के सोचो ना। उससे वो श्याम कुमार तो पूछ लो, बता देगा महंगाई बढ़ रही है। कुछ भी यार, केस तुम भी महंगाई बढ़ रही, मांगे नाम तो पूछ लो, बता देगा पड़ोस में रहा उसके। अरे भाई नहीं बता जा रहा, क्योंकि तुम बहुत टेक्निकल तरीके से सोचो ना। तुम सोचते हो बहुत सारा पढ़ लिया, कुछ भी नहीं आया वो ये जो आसपास देख रहे सब चीजें हो जाना का। 7 बज गए खड़ा। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? इसे नोट करो, लगा लगा। चलो चुप रहो, बात तो करो। मान लो तुमने ध्यान से सुन लो, मान लो तुमने 50 लाख रुपए का लोन लिया। तो 50 लाख रुपए का लोन लिया तो ये बात फिक्स कि जो लोन लिया वो देना भी होगा। तो तुमने जो लोन लिया तो तुम्हारा दायित्व, दायित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं दायित्व। दायित्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, अगर इसे सीख गए ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे। आए समझ में? 3-4 बैंकों का मैं से चेक भी कर चुका, देखो मैं कितनी बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं तुम। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। दूसरे नंबर पर एक हो, जब मैं 50 लाख रुपए का लोन लिया, 50 लाख का मैंने लोन लिया, लोन ले लिया तो मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर दूंगा। इन्वेस्ट करूंगा तो मान लो मैंने बिल्डिंग खरीद लिया, तो बिल्डिंग ये थोड़ा इसका रेट जैसा रहेगा, बढ़ेगा नहीं, तो मेरी परिसंपत्तियां नहीं होगी। तो 50 लाख रुपए का दर, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली। समझ गए तुम क्या हुआ? बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीद ली, जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, प्लांट में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, तो ये बताओ ये मेरी परिसंपत्तियां नहीं है इधर, क्या है? परिसंपत्तियां। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक। दूसरे नंबर पर मान लो मैंने 100 रुपए डिपॉजिट करे, बैंक में, तो 100 रुपए मुझे ब्याज भी तो मिलेगा, मेरे लिए आय का सर्जन भी तो करेंगे। और जो संपत्ति मेरे लिए आय का सर्जन कर गई वही तो परिसंपत्ति हो। जो संपत्ति मेरे लिए आय का सर्जन करी सो तो परिसंपत्ति बोल रहा। तो 100 रुपए मेरे लिए, ये बताओ एसेट्स नहीं आ गए? 100 रुपए, 100 रुपए का, 100 रुपए का, ये 100 रुपए का मुझे, ये 100 रुपए का लोन नहीं देगा बैंक, बैंक देगा नहीं जाएगा, उसे पे बेनिफिट होगा। लोन एंड एडवांसेस बोल देंगे सर, यानी लोन देगा बैंक, मेरे लिए तो आय का सर्जन करेंगे 100 रुपए ही। ठीक, 50 लाख के मैंने 50 लाख में खर्च करूँगा, कहीं ना कहीं खर्च तो करूँगा ही मैं। ठीक, तो जब 50 लाख रुपए मुझे बैंक को देने भी होंगे, जहाँ मैंने लोन लेकर आया, ये इधर मेरे दायित्व, इधर मेरे पे क्या परिसंपत्तियाँ। ठीक, तो इधर नहीं। हाँ आपने मतलब कि हमने 100 रुपए जमा करे, हाँ, तो ये हमारा दायित्व कैसा हो जाएगा? तो 100 देने 100 रुपए, 100 रुपए डिपॉजिट हुए। हाँ मतलब कि हमने बैंक में, बैंक की बात कर रहा, बैंक की, बैंक के लिए, बैंक की है। तो फिर बैंक लोन कैसे लेगा 50 रुपए का वहाँ? बैंक लोन देगा, बैंक लोन देगा, बैंक 100 रुपए देगा किसी को। जो ऊपर वाली कंडीशन हो हमारे लिए, नीचे वाली बैंक के लिए। ये पूरा सिस्टम देखो, ध्यान से देखो सर अच्छे तरीके से। इसे बोलते हैं बैलेंस शीट।
अरे बैलेंस शीट पता किसकी है? अब मैं बहुत गहरे वाली चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से। ए मजाक बात में कर ले, सब समझ ले। इधर दायित्व हमारा, इधर परिसंपत्तियां। जो बैंक हो ना, किसी भी बैंक की जो बैलेंस शीट देखनी हो, एक तरफ देखो उसकी लाइबिलिटीज क्या है, एक तरफ देखो उसकी परिसंपत्तियां क्या है। अगर तुम उसकी लाइबिलिटीज पता लग जाएगी, परिसंपत्तियां पता लग जाएगी उसकी, और दायित्व पता लग जाएगा, तो तुम उसकी वित्तीय स्थिति पता लगा सको, बैंक की स्थिति कैसी है, हालत क्या है इसकी। बैंक की बैलेंस शीट चेक करेगा ना, उसकी वित्तीय स्थिति, उस ये नहीं पता लगा जा सकता इसका लाभ क्या होगा नहीं होगा, नहीं। बैंक की वित्तीय स्थिति, जो बैलेंस शीट हो ना किसी भी संगठन की, कोई कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी मिलना चाह रही, तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी मिलना चाह रही ना, जो मर्ज होना चाह रही, उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करो, पता करो इसकी दायित्व क्या है, लाइबिलिटीज क्या है इसकी एसेट्स क्या, परिसंपत्तियां क्या है इसकी, उसी के हिसाब से मर्ज करा जाएगा। और भविष्य में इसका फायदा हो सकता नहीं हो सकता, तो उसकी वित्तीय स्थिति का सूचक हो, वित्तीय स्थिति का सूचक हो जो बैलेंस शीट हो। बहुत खतरनाक चीज है। अगर सीए की पढ़ाई में सारा इसी पढ़ा जा, तमीज से घंटों दिन करा जा, समझ में आई बात। या ये बैलेंस शीट हो किसी भी संगठन की ना, वित्तीय स्थिति का सूचक हो बैलेंस शीट। अगर किसी की वित्तीय स्थिति पता करनी, कैसी वित्तीय स्थिति, तो उसकी बैलेंस शीट चेक करो। आज समझ, तो जो बैंक है आसपास, इनकी बैलेंस शीट चेक करनी पड़े। अब बैलेंस शीट में जितना दायित्व होगा और परिसंपत्तियां में से तुम्हें बराबर दिखाई देगी। अगर बराबर नहीं हो तो फिर मामला गड़बड़ है, समझ आई बात है। तो बैलेंस शीट जो होगी वित्तीय स्थिति का सूचक हो। भारत में क्वेश्चन आया था, भारत तो पता ना टू इन बैलेंस शीट से जूझ रहा। ये टू इन बैलेंस शीट कौन सी, मैं भी समझाऊंगा तुम्हें। टू इन बैलेंस शीट कौन सी, मैं अभी समझाऊंगा आराम से, आसानी के साथ। तुम सारे सवाल कर दोगे, एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए। कि बैलेंस शीट है ये। बैलेंस शीट किसी भी संगठन, चाहे वो बैंक हो, कंपनी हो, एनबीएफसी हो, ऐसे समझ लो, कोई संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी बैलेंस शीट चेक करो। और जब बैलेंस शीट चेक करो, एक तरफ दायित्व पता कर, एक तरफ परिसंपत्तियां पता करो। और बैलेंस शीट सब बनाते हैं तुम्हारे, क्या मैं अब तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे माता पिता ने कहाँ तक पैसा ले रखा और कहाँ पैसा दे रखा, ऐसे समझ लो। तो तुम बता सकते हो, क्या मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, क्या तुमने अपने पेरेंट्स का बैलेंस शीट देखा? तो नहीं देखा तो फिर सोच लो क्या क्या हो सके। बैलेंस शीट में क्या क्या है? एक तो दायित्व जो देना ही देना, एक तरफ क्या है जो वहां आय का सर्जन हो रहा, वहां तो पक्का लगा भविष्य में पैसा आएगा, आय का सर्जन होगा, ऐसे समझ लो। हाँ पता, हमने जब एक घर लिया था, पहले लोन लिया, वहाँ से हमने जैसे 50 लाख रुपए का लोन लिया हमने, तो हमारा दायित्व हम देंगे जो लोन ले रखा, और फिर हमने गलती कर लिया तो ठीक। ये अपना एज्यूम कर लिया। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम बताओ, तुम अपने पेरेंट्स की, सिंपल क्वेश्चन, इससे थोड़ा बाहर निकल गए, तुम अपने पेरेंट्स की लाइबिलिटीज हो या परिसंपत्तियां हो? क्योंकि भविष्य में तुम उनके लिए आय का सर्जन करोगे। कितनी बार बताया मैंने, कहा बच्चे पेरेंट्स की एसेट्स हो। मैं डायलॉग में बोलता हूँ यह बात, तो इसमें बैलेंस शीट पढ़ के बोलता हूँ बात, ये ऐसे समझ लो। अब जो टीचर है, टीचर तुम्हारे लिए लाइबिलिटीज या वो लाइबिलिटीज है, तो इस साइड रखोगे सर, इस साइड रखोगे, टीचर को हमेशा इस साइड ही रखा जाएगा सर। वो क्या हो, वो उसका हमेशा लिया ही जाएगा, दायित्व होगा, ज्ञान जो होगा लिया ही जाएगा उसको, ऐसे समझ लो। भी तुम्हें को कौन सा तुम्हारे लिए आएगा सर्जन करूंगा, ठीक है। तो तुम मुझे किधर रखोगे? अपनी बैलेंस शीट, तुम अपनी खुद की बैलेंस शीट बनाओ। हर संगठन, हर व्यक्ति, हर संस्था, हर बैंक अपनी बैलेंस शीट बना सकता। तो तुम देखना अपनी तुम्हारी कौन सी लाइबिलिटीज जो तुम्हारे लिए भविष्य में आय का सर्जन करेगी, तो तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे इधर रख लो या चाहे इधर रख लो, ऐसे समझ। तुम मुझे अपनी एसेट्स में रखना चाह रहे हैं कि लाइबिलिटीज में रखना चाह रहे हैं? ज्यादातर बच्चे टीचर को दायित्व में रख के काम हुआ चल निकल खंबा बचा। तो एसेट्स में रखोगे, निर्भर कर रहा बच्चा किस टाइप का, ऐसे समझ लो, ठीक। चलो दूसरे नंबर पर जाओ। एक सवाल पूछता हूँ, तुम अपने माँ बाप को इसमें रखोगे लाइबिलिटीज में या परिसंपत्ति में रखोगे? अभी तो कह रहे जिस दिन शादी हो जाएगी ना, ऐसे समझ में, तो परिसंपत्ति कुछ और बन जाएगी, दायित्व कुछ और बन जाएगा, समझ गए। जो चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे ना, तो अपने माँ बाप के पास कभी कभी आकर रहेगी। तो ये बताओ, तो पता लग चुका, ठीक। तो हर इंसान, चुप हो जाओ। तो अपने अपने पेरेंट्स की बैलेंस शीट देखकर क्या तुम उसके 2-3 उदाहरण बता सकते हो मुझे? अरे भाई जो मैं पूछ रहा हूँ एनसीईआरटी में लिखे कक्षा 11-12 की बातें हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ देगा, एनसीईआरटी में ऐसी बातें लिखी रहा है। तो आसपास तुम अपने पेरेंट्स की बैलेंस शीट बता सकते हो? तो बैलेंस शीट वाला चैप्टर कक्षा 11 का ही हो, कक्षा 11 में पढ़ाना स्टार्ट कर देगा बैलेंस शीट। मैंने इकोनॉमिक्स का मुझे इतना सूक्ष्म ज्ञान है, अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ टीचरों से आउट ऑफ भाग जाएगा। इस तरह की किताबें पढ़ रखी है मैंने,
टीचरों का ऑटो भाग जाएगा, स्टूडेंट लगा किसी को अगर। फिर अपना गाड़ी लोन लिया था उसके लिए 7 लाख, तो दायित्व में आ गया, तो अब गाड़ी में कमा के दे रही, बड़ी संपत्ति होगी बात। हाँ ठीक है, एक उदाहरण, एक उदाहरण तुम सोचो अपने दिमाग में, तुमसे सुनूंगा। एक लाइबिलिटीज कल तुम्हारे घर, तुम्हारे पेरेंट्स की बैलेंस शीट का उदाहरण सुनूंगा मैं। चलो टोकता हूँ इसे। बताओ, इतनी बात समझ में नहीं आई? किसी भी संगठन की वित्तीय स्थिति का क्या हो सूचक। अब मैं क्या करूंगा, 2 बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूँ, ठीक। एक कंपनी की बैलेंस शीट बनाऊंगा और एक बनाऊंगा बैंक की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बड़ी खतरनाक चीज हो, समझ में आई बात है? ये सब कुछ बता देगी तुम। अब देखना ध्यान से अच्छे तरीके से। बैलेंस शीट ऑफ बैंक, ध्यान से। एक तरफ मैं लिखूंगा दायित्व, एक तरफ परिसंपत्तियां, और यहां पे कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। पहले नंबर पर दायित्व देना ही पड़ेगा, परिसंपत्तियां आय का सर्जन करेगी। अब मान लो बैंक हो, इसने 100 रुपये ना, जो 100 रुपये है डिपॉजिट हुए थे इसके पास, तो डिपॉजिट हुए तो देने पड़ेंगे सर, ऐसा समझ में। लेकिन ये 100 रुपये इसके लिए आय का सर्जन भी करेंगे, और जो 100 रुपये आय का सर्जन करेंगे, चुप हो जाओ। तो जो 100 रुपये है ये इसके लिए आय का सर्जन भी करेंगे। 100 रुपये तो डिपॉजिट कर दिए, और 100 रुपये इनकम जनरेट करेंगे। जब 100 रुपये इनकम जनरेट करेंगे, तो 100 रुपये तो इनकम जनरेट, मुझे ये बताओ, जो 100 रुपये इनकम जनरेट करेंगे तो बैंक के लिए बताओ परिसंपत्तियां होगी नहीं होगी? इनकम, तो 100 रुपये इनकम होगी, तो ये बैंक की बैलेंस शीट होगी। किसकी? बैंक की बैलेंस शीट होगी। अभी इसे तुम ना क्लोज कर दो, ये बैंक की बैलेंस शीट होगी। अब बैंक के बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, ठीक। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी XYZ, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी XY, कुछ भी कंपनी ले लो, उसकी बैलेंस शीट, इसकी बैलेंस शीट बना जा रही है। तो मान लो इसने बैंक से लोन लिया 100 रुपये का, इधर लाइबिलिटीज, इधर क्या होगा? एसेट्स। जो लाइबिलिटीज होगी, जो कंपनी थी ना, उसने 100 रुपये का लोन लिया, कितने का? 100 रुपये का। तो 100 रुपये का लोन लिया तो दो देना ही पड़ेगा 100 रुपये का लोन लिया। अच्छा, तो 100 रुपये कहीं ना कहीं खर्च भी करेंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे, तो इन्वेस्ट करेगी तो वहां से प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, तो इसकी क्या हो जाएगी? एसेट्स। तो ये तो इसकी लाइबिलिटीज होगी, ये इसकी एसेट्स होगी। तो लाइबिलिटीज होगी, ये एसेट्स होगी, ये होगी बैलेंस शीट इसकी। अच्छा, ये किसकी? कंपनी की। ठीक, कंपनी ना जो पैसे लिए 100 रुपये, ये 100 रुपये कंपनी लेकर आई होगी। तो कंपनी 100 रुपये लेकर आई होगी, कहां से लेकर आई होगी? बैंक से, बैंक से लेकर आई होगी। और बैंक से ये बताओ, ये बैंक से पैसे, ये वाले पैसे लेकर आई नहीं है, वाले ये वाले पैसे नहीं है। दोबारा फिर समझ लो, ये जो बैंक, ये जो 100 रुपये है, ये बैंक की बैलेंस शीट में जो 100 रुपये है, ये 100 रुपये है, लोन दिया था नहीं दिया था? किसने दिए हैं? किसे दिए? कंपनी वापस करने नहीं करने? अगर मुझे एक बात बता दो जरा, जो कंपनी है, ये कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी ने रोड बना दी, और जब रोड बना दी, रोड तो टोल टैक्स का पैसा आया ही नहीं। अगर ये पैसा डूब गया, तो बताओ ये पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा? ये पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा? ऐसा समझ लो, क्योंकि कंपनी का पैसा डूब गया। कंपनी कहां से लाई थी? बैंक से लेकर आई। जब बैंक से लेकर आई थी, बैंक की परिसंपत्तियां थी, अब बैंक की परिसंपत्तियां डूब गई। अब जब बैंक की परिसंपत्तियां डूब गई, 3 महीने तक कंपनी वापस नहीं कर पाई, 90 दिन तक का टाइम हो, 90, तो इसका मतलब मान लगे जो कंपनी, बैंक ने पैसा दिया था ना कंपनी को, समझ नहीं बात है, दोनों की बैलेंस शीट डगमगा जाएगी। अगर इसकी बैलेंस शीट डगमगा गई, इसकी बैलेंस शीट डगमगा गई, तो भारत के अंदर अभी समस्या देखी जा रही थी, जितनी कंपनियां ना उनकी बैलेंस शीट खराब हो रखी थी, उसमें प्रॉब्लम थी। जब इसमें प्रॉब्लम होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो कहा जा रहा था भारत ना 2 इन बैलेंस शीट से जूझ रहा। पता लग गया 2 इन बैलेंस शीट कहां से जूझ रहा है? इसका सीधा संबंध इससे नहीं है क्या? इसका मतलब भारत अभी 2 इन बैलेंस शीट से जूझ रहा है। ये क्वेश्चन भी आया पेपर में मेंस के अंदर कि भारत 2 इन बैलेंस शीट से जूझ रहा है। ये है 2 इन बैलेंस शीट्स, समझ में आया बात? या और ये जो एनपीए ना भारत का लगातार बढ़ता जा रहा, लगातार बढ़ता जा रहा।
और एनपीए का रिपोर्ट बनाओ, तुम्हारी सुनकर होश खराब हो जाएगी। जब बैंकिंग रिफॉर्म हुए थे ना, बैंकिंग रिफॉर्म हुए थे, बैंकिंग सुधार हुए थे, तो बैंकिंग जब सुधार हुए थे 1997-98 में, जब बैंकिंग सुधार हुए थे ना, तो बैंकिंग सुधार हुए थे तो भारत की जो बैंकों का एनपीए था, बैंकों का जो पब्लिक सेक्टर के बैंक उनका जो एनपीए था, टोटल बैंकों का जो एनपीए था टोटल, वो 58,000 करोड़ था केवल। टोटल 58,000 करोड़ रुपए 1997-98 में जब बैंकिंग रिफॉर्म हुए थे, केवल 58,000 करोड़ रुपए, ज्यादा नहीं है। बैंक सुधार में आ चुके थे उस टाइम पर। धीरे 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 चलता रहा। ये जो मेरे पास आंकड़ा आ रहा 2013-14 तक ने 1,37,000 करोड़ रुपए हो चुका। 1,00,000 2013-14 तक यही जो बैंकों का एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स, यानी बैंक की ऐसी एसिड्स थी जो काम करना बंद कर दी थी। ये एनपीए धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुका। बीच में नहीं बढ़ा हो, जो 1,37,000 करोड़, सोच सकते तुम बढ़ गया कितना एनपीए। टाइम बढ़ गया, टाइम बदला आया। वर्तमान समय में कहते हैं कि ना जो 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख करोड़ को पार कर चुका है एनपीए वर्तमान समय में भारत के। इसका मतलब मुझे बताओ कि जब 1997 भारत के पास आर्थिक संकट आया था 1991 में, 1991 में हमारी स्थिति बहुत डगमगा गई थी। अब 1991 का जो आर्थिक संकट आया था, उसमें एक कारण यो था कि भारत के बैंक नहीं काम कर रहे थे। भारत के बैंक ना घाटे में थे, क्योंकि उनका एनपीए बढ़ता जा रहा था। जब एनपीए बढ़ता जा रहा था ना, और 1997-98 तक हम ठीक रहे, और धीरे धीरे 14, 15, 16, 17 के बाद 16 से लेकर अब तक दुगुने तिगुने से बढ़ा है। और आज ना 10 लाख करोड़ को पार कर रहा है बैंकों का एनपीए। ये जो बैंक हो ना, ये जो बैंक थे जो प्रॉफिट में चल रहे थे, और इनका जो एनपीए आज ये भारत सरकार के सर में दर्द कर रहा है। आया समझ, ये 10 लाख करोड़ को पार कर चुका है। 10 लाख करोड़ भाई साहब, 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। 10.3 लाख करोड़ हो रहा है। ये बैंकों का एनपीए जो 58,000 करोड़ रुपए का, अब बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है ना, इसमें अकेले पीएनबी का एनपीए सबसे ज्यादा, पीएनबी का। पब्लिक सेक्टर के जो बैंक, 2 बैंक को, एक तो पब्लिक सेक्टर के बैंक सरकारी बैंक, एक ऐसे जो निजी क्षेत्र के बैंक। और बताते हैं जो निजी क्षेत्र के बैंक है ना, जो निजी क्षेत्र उनका एनपीए कम है, और जो सरकारी क्षेत्र के बैंक, एक तो हमारे पब्लिक बैंक देखो तुम, एक तो हमारे पब्लिक बैंक, एक तो प्राइवेट बैंक, एक हमारे पब्लिक बैंक का मतलब सरकारी बैंक। ये प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक। जो प्राइवेट बैंक है ना, उनका जो एनपीए है वो 14% के आसपास है। उनका जो पैसा, उन्होंने जो पैसा दिया था ना, उसका 14% डूबा। उन्होंने जो पैसा दिया था कुछ तो उसमें तो वापस लौट लिया। देखो कितना सारा वापस लौट गया। 75% के आसपास पैसा वापस लौट चुका, 85% के आसपास, 86% पैसा वापस लौट चुका। प्राइवेट बैंक को दिक्कत नहीं है, उनको वसूलना वो ऐसे बच। लेकिन जो सरकारी बैंक हमारे, उनका जो जितना पैसा दिया था उसका 86% डूब गया। ऐसे बचो 86%। और जब किसी तुम सरकारी बैंक में जाओगे ना, उनमें बात करने की तमीज नहीं है, नहीं सोचने के बाप का घर है भाई। प्राइवेट सरकारी बैंक में जाओ, तुम बात करने तक की तमीज नहीं है, सोचने के बाप का घर है। सोचते नहीं कि हमारे पैसे थे, पैसे कमा रहे हैं। समझ में आई बात? या पैसे देखो कितना डूब गया, 86%। समझ में आई बात? या तो इसका मतलब अब बैंकिंग संकट धीरे धीरे पैर पसार रहा। लेकिन इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जब मैं पढ़ रहा था, दूसरे चैप्टर में साफ साफ लिख रखा है कि निर्मला सीतारमण कहा खड़ा होकर, मैंने खुद सुना है, पिछले साल उसने 2022 में लेक्चर दिया कि बैंकों का एनपीए लगातार कम हो रहा है। बैंकों का एनपीए लगातार कम होगा, अभी तो 10 लाख करोड़ को पार कर गया था 2022 में। फिर कह रही बैंकों का एनपीए कम हो रहा है। ये कम का चक्कर क्या है? बैंकों का एनपीए कम कैसे होगा? है नहीं, ये तो 10 लाख करोड़ को पार कर गया था। अब वो कह रही एनपीए कम होगा, उसने प्रूफ भी दिया। तो तुम जानना चाहते हो एनपीए कम कैसे होगा? ऐसा समझो, ये गेम जानना चाहते हो कि बैंकों का एनपीए कम कैसे हुआ, कैसे बैंकों का एनपीए कम। इतना बेहतरीन गेम खेलना जानना चाहते हो तुम सुनकर हैरानी होगी। इतने बदतमीज लोग है ना हमारे यहाँ देश के अंदर, सरकार के अंदर, अनपढ़ ठेठ गवार जो बस रहे हैं। समझ में आया बात? ये एनपीए नहीं कम हुआ। और ये पब्लिक सेक्टर के बैंक है ना, ये भी बहुत इतरा रहे। कुछ क्यों कह रहे हमारा जो हमारा दायरा भी तो बड़ा। प्राइवेट बैंक लोन ही कितना देवा, सारा तो लोन हम ही दे रहे। इनका कहना भी सही है वैसे, सारा तो लोन हम ही दे रहे। समझ में आई बात है? तो ज्यादा डूबेगा भी, तो ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं, ज्यादा डूबेगा भी, हमारा दायरा भी बहुत बड़ा। चलो अभी बात सही है, कोई बात नहीं। अब सरकार का कहना कि एनपीए लगातार कम हो रहा है। एनपीए कम हुआ तो कारण क्या है एनपीए कम होने के? और एनपीए को कम करने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास करे? यह बात आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ाई, तुम्हारा मास्टर ने सुना, देख लो एक बार, चेक पढ़ाई होगी तो सुना, पढ़ाई समझ आई बात है? उस चैप्टर को पढ़ो, आर्थिक सर्वेक्षण को। तो कल को मैं बताऊंगा तुम एनपीए को कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास करे जा रहे हैं, कौन कौन से प्रयास करे गए, क्या क्या बनाया गया।
समझ में बात है। यहाँ तो एक बार इस बार पक्का सवाल आएगा 100%। ये बात पता लगे तो मैंने कहा था तुम बैंक के पास दो ही समस्या होगी। नंबर फर्स्ट, वो इसी जंक्शन पर काम कर रहा है कि सारे के सारे एक साथ कभी नहीं आने के और बैंक में तो पैसा नहीं निकालने के। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या उसकी एनपीए, और एनपीए बढ़ गया कितना होगा 10 लाख करोड़। भारत का जीडीपी कितना 45 लाख करोड़। ऐसा समझ, यानी भारत की जीडीपी का नहीं सोच लो, उसमें तो 45 लाख करोड़ 10% निकाल लोगे तो कितने कितने परसेंट बैठेगा। देखो कितना बड़ा अमाउंट है एनपीए, डूब रहा है पैसा। ये भारत के लोगों को दिया था पैसा, कंपनी को दिया था, कॉर्पोरेट घरानों को दिया था पैसा, डूब गया, कोई चांस ही नहीं आने के। ऐसा समझ में आगा भी तो कैसा आगा, समझे। लेकिन सरकार क्या कह रही है, एनपीए कम हो रहा है। एनपीए कम हो भी रहा है या कुछ गेम चल रहा है, ये समझेंगे कल वाली क्लास में कि एनपीए सच में कम हो रहा है बैंकों का या फिर डूब। सच हकीकत बात कुछ नहीं छोड़ रहा तुम कर, इसमें से तमीज से देखना स्टार्ट कर दो, एक एक वीडियो क्लियरिटी के साथ।